सो स्ट्रेस में ये होते हैं, इसके ट्रिगर्स क्या है? स्ट्रेस इसका सबसे बड़ा ट्रिगर है कि जब स्ट्रेस होता है तो चांसेस आर देयर कि पैनिक अटैक हो सकता है। तो जब स्ट्रेस होगा, जाहिर सी बात है, तो एक नेचुरल रिएक्शन आएगा। ब्रेन उसको जब परसीव करेगा उस नेचुरल थ्रेट को, उस रिएक्शन, वो तो वो ऐसा रिएक्शन देगा कि लाइक जो हमारे फिजिकल सिम्टम्स हैं कि वाकई कोई खतरा है। तो स्ट्रेस एक खतरा है ना, उससे बचना चाहिए। तो वो उस सिलसिले में एक रिएक्शन, एक रिस्पॉन्स हमारी बॉडी में नजर आता है कि स्ट्रेस से हमें बचना चाहिए। लेकिन हम उसको क्या ले रहे होते हैं? हम खुद को और स्ट्रेस दे रहे हैं कि भाई मर जाएंगे, दिल का दौरा हो जाएगा। तो ये इस तरह से सिचुएशन होती है। ट्रिगर्स इसके ये हैं कि स्ट्रेस से होता है, और फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स से ये ट्रिगर हो सकता है। ठीक है। देन इसकी और क्या कॉजेज होती हैं? जैसे हमने बात की है बियोलॉजी की, ब्रेन के कुछ फैक्टर्स है ब्रेन से रिलेटेड। इसी तरह से सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लमेटिक चीज होती है 80% लोगों में, जो उनकी लाइफ का पहला पैनिक अटैक आता है, वो कब आता है? कि जब वो किसी स्ट्रेसफुल लाइफ सर्कमस्टांस को फेस करते हैं, कोई ऐसी मुश्किल सिचुएशन। वो बच्चे का होना हो सकता है, वो शादी हो सकती है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है, कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस भी हो सकते हैं। ये तो ऊपर पॉजिटिव एक्सपीरियंस हो गया ना, शादी होना, बेबी होना या मूव करना। कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस भी हो सकता है, बैड ड्रग का एक्सपीरियंस भी हो सकता है, कोई मेडिसिन या सब्सटेंस, कोई नशा आवर चीज, उसका बैड एक्सपीरियंस भी हो सकता है, या किसी का खो जाना इन द सेंस कि वो फोत हो गए हैं, चले गए हैं छोड़ के, तो ये भी हो सकता है। तो इस तरह की सिचुएशंस कॉज बन सकती है। ये हम अब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की बात करें, पहले हमने बियोलॉजिकल फैक्टर्स की बात की थी। तो जेनेटिक्स का भी कुछ है। जैसे हमने बात की 80% तो लाइफ सर्कमस्टांसेस से होते हैं, यानी जेनेटिक कॉज होती है, लेकिन जब लाइफ सर्कमस्टांसेस आते हैं डिफिकल्ट, तब वो एक्टिवेट होते हैं। तो जेनेटिक्स का कुछ ना कुछ इसमें किरदार है कि सेम फैमिलीज में अक्सर रन करता है पैनिक डिसऑर्डर। एक तो ये चीज है, लेकिन ये बात समझना जरूरी है कि कभी भी ये सिर्फ जेनेटिक्स की वजह से नहीं होता। यानी गारंटी नहीं है कि जीन्स में ये चीज है तो हो गई होगा। इसके लिए कम्बिनेशन होता है, यानी कि इन्वायरमेंटल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स और फिजिकल फैक्टर्स दोनों जब मिलते हैं, तब ये डिसऑर्डर होता है। कुछ साइकोलॉजिकल वल्नरेबिलिटीज हो सकती हैं, इसमें सारे वही खौफ आ जाते हैं, हमारे बिलीफ सिस्टम्स हैं कि हम उन चीजों को कैसे देख रहे हैं। देखिए ना, आप घर में इस तरह कोई चीज होती है कि दिल धड़क रहा है, तो लोग उसको कैसे परसीव करें? बिलीफ सिस्टम क्या है फैमिली में कि ओ उसका दिल धड़क रहा है, हार्ट अटैक ना हो जाए, बेहोश हो गया है, ये सही नहीं है, ठीक नहीं है। अब हमें ये समझना जरूरी है कि ये सारी चीजें नॉर्मल रिस्पॉन्सेज हैं स्ट्रेस का। किसी में ये ज्यादा होते हैं बियोलॉजिकली, या स्ट्रेसफुल सर्कमस्टांस के बाद ये बढ़ सकते हैं, लेकिन इनको फेस करना है। तो ये बिलीफ सिस्टम में अगर ये है कि हम एक चीज को जो कि इतनी हार्मफुल नहीं है उसे हम ज्यादा हार्मफुल बना रहे हैं, तो ये जो वल्नरेबिलिटी है ये भी एक कॉज हो सकती है पैनिक डिसऑर्डर की। पैनिक डिसऑर्डर रुकते नहीं है, वो लगातार होते रहते हैं जब इस तरह की वल्नरेबिलिटीज मौजूद होंगी। क्रोनिक वरी, हर वक्त परेशान रहना, खासकर जब पैनिक अटैक आता है तो वो इतनी तकलीफ दह सिचुएशन लग रही होती है, थॉट्स की वजह से ऐसी तकलीफ दह सिचुएशन लग रही होती है कि हर वक्त उसी का सोचते रहते हैं, उसी के लिए हर वक्त परेशान। तो ये क्रोनिक वरी है। जब उसी के लिए हर वक्त परेशान है तो वो दोबारा से आने के चांसेस हैं, फिर से चांसेस हैं कि वो अगेन होगा, क्योंकि वो उसी के बारे में सोच रहे हैं, उसी उसी के बारे में स्ट्रेस में है, खौफ में है। तो देयर आर चांसेस कि अगेन वो पैनिक अटैक हो जाएगा। तो हमने बात की कि पैनिक अटैक जो है वो दोनों की कम्बिनेशन के तौर पे देखा जा रहा है कि फिजिकल सेंसेशंस भी हैं, ठीक है, लेकिन सिर्फ यही जरूरी नहीं है। दिल तो हर एक का धड़कता है, पसीना तो किसी को भी पब्लिक गैदरिंग में आ सकता है, लेकिन हम उसको परसीव कैसे कर रहे हैं? हम उन थॉट्स जो हैं, जो फ्राइटनिंग थॉट्स हैं, हम उनको कैसे परसीव कर रहे हैं? जो लोग पब्लिक स्पीकर्स होते हैं उनका क्या कहना होता है कि हम जब भी बात करते हैं तो हम
खुद को कॉन्फिडेंट फील करवा रहे होते हैं, किसी ना किसी दर्जे की एंजाइटी तो उनमें मौजूद होती है, राइट। तो हम उन फिजिकल सेंसेशंस को किस तरह से ले रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। बाकी स्टूडेंट्स भी ज्वाइन करते जा रहे हैं। तो हम अगर इस तरह ले रहे हैं कि चेस्ट पेन फील हुआ, हमें ये सोचना है कि टाइटनेस फील हुई है चेस्ट में स्ट्रेस की वजह से, इट्स नॉट अ हार्ट अटैक। इसकी वजह से हार्ट अटैक नहीं होना, बल्कि उस स्ट्रेस को मैनेज करना है, उस स्ट्रेस को समझना है कि ये हमारी बॉडी का नॉर्मल रिएक्शन है कि स्ट्रेस से बचना चाहिए। इट डजेंट मीन कि हम और स्ट्रेस उसको दे रहे हैं फियर के सिले में, फियर के तौर पर कि हम तो मर जाएंगे, हार्ट अटैक हो जाएगा। तो इस तरह से पैनिक अटैक में दोनों चीजें शामिल होती हैं, फिजिकल सेंसेशंस के साथ थॉट्स, कि हम किस तरह उसके बारे में सोच रहे हैं। तो हम उन सेंसेशंस को मिस्टेकन ले रहे होते हैं डेंजर के तौर पे। ये जो बॉडीली सेंसेशंस हैं, इनको हम डेंजर के तौर पर ले रहे होते हैं। ये तो नॉर्मल चीजों से भी हो जाता है, कोई सीढ़ियाँ चलता है उसका सांस फूलता है, दिल की धड़कन तेज हो सकती है, कोई चाय पीता है तो वो एंजाइटी और पैनिक की फील कर सकता है क्योंकि उसमें कैफीन होता है। इसी तरह से लोग एंगर में पैनिक की फील करते हैं। तो ये तो नॉर्मल रिस्पॉन्सेज हुए ना। तो इनको जब हम मिस्टेकनली ले रहे हैं कि ये डेंजरस है, तो फिर क्या होता है कि हम और ज्यादा इस बारे में सोचते हैं कि वो जब दिल की धड़कन को अगर हम डेंजरस समझेंगे तो वो तो और ज्यादा तेज हो जाएगी हार्ट बीट। फिर क्या होगा, फिर हमें ऐसा ही लगना है कि हम मर जाएंगे या चकरा के गिर जाएंगे या पागल हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर बिलीफ सिस्टम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको किस तरह से सोच रहे हैं उसके बारे में। इसलिए फिर हम कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं, यानी अपनी थॉट्स को जो कि नेगेटिव या इरेशनल हैं उनको हम चेंज करते हैं, जो वजह बन रही है पैनिक अटैक्स की, जिस तरह से हमने ऊपर सारी एग्जांपल्स में देखा है। तो ये हमारा दूसरा मॉड्यूल है, कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग। इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ मॉडल्स हैं। ये पैनिक का पहला मॉडल है कि किस तरह से पैनिक बनता है। परसीव थ्रेट, रियल थ्रेट नहीं होता, परसीव थ्रेट है, ठीक है। इंटरनल या एक्सटर्नल ट्रिगर हो सकता है, और जो थ्रेट है वो असल नहीं है। थ्रेट क्या है, परसीव्ड है, सिर्फ लग रहा है। ये चीज समझना इंपॉर्टेंट है। तो उससे एंजाइटी बनी है जो कि नॉर्मल है, और जो उससे सिम्टम्स आए हैं फिजिकल या कॉग्निटिव वो भी नॉर्मल है। वो तो हमें तैयार कर रहे हैं कि हमने स्ट्रेस से बचना चाहिए। हम मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं कि ये खतरनाक सिचुएशन है, डेंजर है, तो इससे फिर एंजाइटी बढ़ जाती है और इस तरह से पैनिक तक सिचुएशन पहुंच जाती है। तो ये पैनिक का एक इजी सा मॉडल है। ये पैनिक का एक और मॉडल है जिसमें हम समझ सकते हैं पैनिक को, कि परसीव थ्रेट असल खतरा नहीं है, हमने उसको खतरा समझा है उस चीज को किसी भी सिचुएशन में, तो हम उसके बारे में सोचते हैं, उसको अप्रीहेंड करते हैं। बॉडी सेंसेशंस होती हैं, यहाँ पर तीन चीजों का जिक्र है। एंजाइटी सेंसिटिविटी, जो फिजिकल और कॉग्निटिव हो सकती है कि हमें कितनी एंजाइटी होती है। हमारी बॉडीली सिम्टम्स और जो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हमने पढ़े हैं वो किस हद तक खराब हो सकते हैं, किस हद तक तकलीफ दे हो सकते हैं। तो हम उसको मीनिंग क्या दे रहे हैं, कैटास्ट्रॉफिक मिस इंटरप्रिटेशन क्या है हमारे माइंड में, हम उसको क्या मीनिंग दे रहे हैं उन फिजिकल और मेंटल सिम्टम्स को। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसी से ये साइकिल चलती रहेगी। थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो इसका खात्मा कर सकती है साइकिल का, वो है पैनिक सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी का मतलब है सेल्फ कॉन्फिडेंस। पैनिक के दौरान हमने खुद को कैसे संभाला है, पैनिक के दौरान हम कितने सेल्फ कॉन्फिडेंट रहे हैं, हमने ये सारी चीजें समझ के खुद को किस हद तक काबू में रखा है, हमने कैसे उसको फेस किया है, हम खुद को कितने मार्क्स देंगे आउट ऑफ 100। तो ये है पैनिक सेल्फ एफिकेसी। आगे चलते हैं। कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग की हम बात कर रहे थे कि जो
अनहेल्पफुल थॉट्स हैं उनको एक बैलेंस्ड और एक्यूरेट वे में हमने चेंज करना है। इसके लिए वर्कशीट्स होती हैं, प्रैक्टिस करवाई जाती है, होमवर्क दिए जाते हैं क्लाइंट्स को कि वो अपनी थॉट्स को लिखते हैं, उनको फेस करते हैं, उनको अपने सबकॉन्शियस माइंड से निकाल के डेली वो उस पर काम करते हैं, उनको लिखते हैं। फिर वो सोचते हैं कि किस तरह से ये थॉट्स हैं ये इलॉजिकल हैं और नेगेटिव हैं, तो फिर वो उनके लिए कोई रेशनल लॉजिकल थॉट लेके आते हैं जो कि दुरुस्त लग रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, ये सोच आना कि मैं मर जाऊंगा, क्या ये एक्यूरेट या लॉजिकल लग रही है? नहीं। तो इसके लिए पॉजिटिव थॉट क्या हो सकती है? बहुत सारी थॉट्स हो सकती हैं कि इंसान तो अल्लाह के हुक्म से मरेगा। ये थॉट भी हो सकती है कि पैनिक अटैक्स तो मुझे रोज आते हैं, लॉजिकल चीज नहीं है, मुझे रोज ही लगता है मैं मरूंगा लेकिन मैं मरता तो नहीं हूँ। तो इस तरह जो पॉजिटिव और लॉजिकल बात है वो उसके सामने लिखी जाती है ताकि वो उनके सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बनती जाए। अब यहाँ पर उनकी जो हमने बात की थी बिलीफ सिस्टम होता है एक फैमिली में, कि वो एक चीज को बहुत खतरनाक समझ रहे होते हैं, इस तरह की बातें कर रहे होते हैं, तो वो उनकी थॉट्स में वो चीजें बैठ चुकी होती हैं, या पहले से स्टार्ट से नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स होते हैं और वो उन पे यकीन कर रहे होते हैं। तो अब यहाँ पर उनको चेंज करना स्टार्ट हो जाता है, जो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है। तो जो होमवर्क दिए जाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि किस तरह से हम अपनी कॉग्निशंस की, अपनी थॉट्स की रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। पैनिक अटैक्स को समझने के लिए भी कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ हकायक हैं। हमने बात की थी कि ये जो रिस्पॉन्स होता है इसे फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स भी कहते हैं, फाइट फ्लाइट फ्रीज रिस्पॉन्स भी कहते हैं। तो जो स्ट्रेस का रिस्पॉन्स होता है जिसकी वजह से ये सिम्टम्स सारे आते हैं, तो उसको हमारी बॉडी जो है वो खतरा समझती है और डिफेंड करती है। अब देखिए, स्ट्रेस एक खतरा है, लेकिन उस खतरे का ये मीनिंग नहीं है कि कोई बड़ा तबाही वाला अमल होने जा रहा है। ठीक है, तो हम कोई ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं, क्या हमने खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, या हम रिलैक्स नहीं फील कर रहे, एंग्री फील कर रहे हैं, क्या ऐसी वजह है कि हम स्ट्रेस फील हो रहा है या किसी से लड़ाई हो गई है, तो इस तरह की उन चीजों पे फोकस करने की बजाय हम बाकी प्रॉब्लम्स में पहुंच जाते हैं। Okay. तो ये फैक्ट नंबर 1 है पैनिक अटैक्स को समझने के लिए। फैक्ट नंबर 2 कि ये हार्मलेस होते हैं। हमेशा याद रखें कि ये नेचुरल बॉडी का अलार्म सिस्टम है जो हमें स्ट्रेस के अगेंस्ट जगा रहा होता है। पुराने जमानों में अगर स्ट्रेस को समझा जाता, जब ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आई थी और इस तरह के घर वगैरह नहीं हुआ करते थे, पक्के घर, एग्रीकल्चर सिस्टम जब नहीं आया था, तो उस टाइम पे हम इस चीज को देखते तो कैसा होता कि लोग जंगलों में रहते थे ना, फिशिंग करते थे और वहां से ही वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खा रहे होते थे। हंटिंग का दौर था, तो अगर उनके सामने कोई बेयर आ जाता या शेर आ जाता तो उन्हें क्या फील होना था? एनजाइटी। अगर किसी सांप को देख लेते वो एनजाइटी फील होनी थी। आजकल हमारे लिए क्या प्रॉब्लम्स हैं? फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, वर्क कौन करेगा, कैसे करेंगे, खाना कैसे बनाएंगे, जॉब को कैसे संभालेंगे, बच्चों को कैसे संभालेंगे, यही सारे होते हैं। रिलेशनशिप को किस तरह मैनेज करेंगे, यही प्रॉब्लम्स होते हैं। फाइनेंशियल डिस्ट्रेस को कैसे फेस करेंगे। तो उस स्ट्रेस स्ट्रेस की वजह से जो हमारा अलार्म सिस्टम नेचुरली जो बिल्ट इन है, तो अगर वो एक्टिवेट होता है, इट मीन्स कि हमें उन स्ट्रेस के लिए कुछ करना चाहिए, उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए कुछ करना चाहिए। तो हम उसको एक डेंजर समझ लेते हैं। तो पैनिक अटैक्स जो है वो हार्मलेस है, ये हमारी बॉडी का नेचुरल अलार्म सिस्टम होते हैं। देन फैक्ट नंबर 3, और ये हमें पता होता है जिनको पैनिक अटैक्स आ रहे होते हैं, दे नो कि ये 5 to 10 मिनट्स या 20 मिनट्स तक जाता है, 30 मिनट्स तक चला जाएगा, बहुत ज्यादा लॉन्ग भी हो जाए। तो ये ब्रीफ होते हैं, इनको समझना इनको जरूरी है कि फ्रूट बहुत काइंडली अपना माइक ऑफ कर लें। सर काइंडली अपना माइक ऑफ कर लें। पैनिक अटैक्स जो है वो हम जैसे स्ट्रेस होता है, पैनिक अटैक्स हमारी बॉडी से एनर्जी ले लेते हैं।
स्ट्रेस कैसे इंसान को कमजोर बना लेता है, उसी तरह पैनिक अटैक्स में हमारी बॉडी से एनर्जी ले लेते हैं, हमारी एनर्जी जो है वो खत्म हो जाती है और हम थक जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका थर्ड फैक्ट है कि ये शॉर्ट टर्म होते हैं और एनर्जी टेकिंग होते हैं। और फोर्थ और लास्ट फैक्ट पैनिक अटैक्स का ये है कि ये प्राइवेट एक्सपीरियंसेस हैं। अगर कोई आपको देख रहा है कि आपको पैनिक अटैक हो रहा है, तो आपको ये समझने सोचने की और इसको बिलीव बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, आपको शेम फील होने लग जाए, ऐसा कुछ नहीं है। लोग इसको समझ ही नहीं सकते हैं, वो समझते हैं शायद इसकी तबीयत खराब हो गई है। किसी को पैनिक अटैक्स का नहीं पता होता। जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, मे बी उन्हें पता हो, या जो आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं उनको पता होगा कि आपको पैनिक अटैक हो रहा है। तो इस चीज़ से भी परेशान रहने की जरूरत नहीं है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अक्सर लोगों को इस खौफ से बाहर जाते हुए भी पैनिक अटैक्स हो जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। तो इस बिलीफ सिस्टम पे वर्क करने की भी बहुत जरूरत होती है। तो पैनिक अटैक्स को हम समझने की बात कर रहे थे कि किस तरह से है। इसकी हम बात कर चुके हैं कि जो स्टोरीज, एक यहाँ पर एक स्टोरी गिवन है कि दो हाइकर्स जाते हैं जंगल में, तो एक को बताया जाता है कि जंगल में रीछ है, दूसरे हाइकर को नहीं बताया जाता। तो जिसको पता होता है कि यहाँ पर रीछ है, तो हल्की सी कोई आवाज भी आती है तो वो एकदम से डर जाता है, क्योंकि दूसरा जो है जिसको नहीं बताया गया, उसे जब कोई ऐसी आवाज आती है तो उसे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। तो ये इसी तरह से है कि जैसे एक शख्स पैनिक को डेंजर समझ रहा है और दूसरा इसको नॉर्मल रिस्पॉन्स समझ रहा है। तो ये अलार्म रिस्पॉन्स जो उसको समझ रहा है, तो वो जिसका बिलीफ सिस्टम इस तरह से बन चुका है, जिसने वर्क किया है, तो वो उसको इतना खौफजदा नहीं होगा, उसको इतना खौफनाक नहीं समझेगा। ये इस तरह की एक स्टोरी थी। फिर पैनिक अटैक्स के ट्रिगर्स क्या हो सकते हैं? सिचुएशन खुद एक ट्रिगर हो सकती है। बाहर जाना, फॉर एग्जांपल, यहाँ पर एक फीमेल क्लाइंट है, वो अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ बाहर गई है, तो ये सिचुएशन ट्रिगर हो सकती है। फिर उनके जो मेंटल स्केमा है, जिस तरह से वो सोचती हैं कि ओ मेरा तो सांस रुक रहा है, ये भी ट्रिगर हो सकता है। मुझे जल्दी से कुछ करना चाहिए वरना क्या होगा कि सफोकेशन स्टार्ट हो जाएगी, सांस रुक जाएगा। देन नेगेटिव थॉट्स है, ये भी एक तो बिलीफ सिस्टम हो गया, स्कीमा हो गया, एक नेगेटिव थॉट जो अब वो इस वक्त सोच रही हैं कि मैं सांस नहीं ले सकती, डेथ भी हो सकती है। देन अपने बारे में उनकी इमेजेस क्या है, माइंड में इमेजेस क्या चल रही है, सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और जो हम बार बार बिलीफ सिस्टम की बात कर रहे हैं, उन्हीं का हिस्सा है। खुद को वो किस तरह से देख रही हैं, खुद को फोकस वो किस तरह से कर रही है, माइंड में उनकी मेंटल इमेजरी क्या है इस चीज को लेकर, ये चीज इंपॉर्टेंट है। देन एनजाइटी और फीलिंग जो है वो भी ट्रिगर बन सकती है कि जब उन्हें एनजाइटी होना फील हुई तो और ज्यादा घबरा गए। उनकी जो थॉट्स पहले से ही नेगेटिव हो रही थी और ज्यादा नेगेटिव हुई, और ये तो वाकई में कुछ होने वाला है। जो उन्हें इमोशंस फेस करने पड़ रहे हैं, फियर, शेम, या स्टूपिड लग रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है वो स्टूपिड लग रहे हैं, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये सब जो है उनको अगेन ज्यादा पैनिक या एंजाइटी की तरफ ले जा सकते हैं। तो ये सारे ट्रिगर्स हैं। सेफ्टी बिहेवियर्स, कि वो फौरन से डीप ब्रीदिंग स्टार्ट कर लेते हैं उसी वक्त, ये भी ट्रिगर हो सकता है, क्योंकि उनकी थॉट पैटर्न जो है वो नेगेटिव हैं। जब वो सेफ्टी बिहेवियर के तौर पर फौरन से कुछ करने लगते हैं, तो ये चीज भी ट्रिगर बन सकती है। तो ये सारे जो है पैनिक अटैक्स के ट्रिगर हो सकते हैं। यहाँ पर हमने बात की थी कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग की, कि किस तरह से नेगेटिव थॉट्स को हम चेंज करते हैं और रिप्लेस कर सकते हैं पॉजिटिव थॉट्स के साथ। तो यहाँ पर गौतम बुद्धा का एक कोट है कि व्हाट यू थिंक यू बिकम। जो आप सोचते हैं वो आप बन जाते हैं। इस चीज की कहीं किसी भी तरह से कम इंपॉर्टेंस नहीं होती, बल्कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ही ये होती है कि जो आप सोच रहे होते हैं, आपके बिलीफ सिस्टम्स कैसे होते हैं, तो उसी बिलीफ सिस्टम से आप इन चीजों को फेस कर पाएंगे। सो इन पे वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के साथ, थेरेपिस्ट के साथ वर्क करते हैं कि किस तरह से आप अपने बिलीफ पैटर्न्स पे वर्क करके नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में चेंज करके उन कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस को समझते हैं कि किस अंदाज में ये नेगेटिव थॉट्स जो है वो हमारे माइंड में है और किस अंदाज में हम हर वक्त नेगेटिव सोचते रहते हैं। तो वो
जो थेरेपिस्ट हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, वो आपकी तमाम जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हैं उनकी टाइप्स आपको बताएंगे और उन पे वर्क करेंगे कि किस तरह से आप इनको चेंज कर सकते हैं वन बाय वन। देन पैनिक और एगोराफोबिक साइको। पैनिक के साथ अक्सर एगोराफोबिया भी हो जाता है, यानी ओपन प्लेसेस का खौफ। तो इसको हमने देखा था इस तरह से, जिस तरह से हम बाकी चीजें डिस्कस करें एक साइकिल में चलती हैं, यहाँ पर भी आप देखें इस साइकिल को, एक अनसेफ सिचुएशन के बारे में पैनिक आता है। ये तकरीबन उसी तरह है जिस तरह से हम पिछले जो मॉडल्स देख चुके हैं। फिजिकल सेंसेशंस पे हम फोकस करते हैं कि कुछ हो जाएगा, तो वो हमें डेंजरस लगती हैं फिजिकल सेंसेशंस। हमारा जो फोकस है वो इंटेंसिफाई कर जाता है सिम्टम्स पे, यानी शदीद हो जाता है। और फिर क्या होता है कि हम उस सिचुएशन से भागना चाहते हैं, किसी तरह से जान छुड़ाना चाहते हैं, या मेडिसिन लेते हैं, ट्रैंक्विलाइजर लेते हैं कि हमें सुकून मिले, हम इस सिचुएशन से निकल जाएं। और इससे एंजाइटी बढ़ जाती है। यानी हम बात कर रहे हैं, अच्छा इस लिंक से हम अगेन ज्वाइन करेंगे, जैसे ये एंड होगी तो हम अगेन ज्वाइन करेंगे। तो जब हम एस्केप करना चाहते हैं फौरन, उससे फरार होना चाहते हैं किसी भी तरह से, क्योंकि हमारे माइंड में खौफ है, तो एनजाइटी और भी बढ़ जाती है और ये पैनिक की सिचुएशन बन जाती है। देन हमने बात की कि साइकिल को ब्रेक कैसे करना है, वही कि हमने अपने थिंकिंग वे को चेंज करना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन थॉट्स, इन बिहेवियर्स, इन फीलिंग्स। तो इस साइकिल को कैसे हम तोड़ सकते हैं, कैसे बच सकते हैं, सबसे पहले हमने वर्क करना है अपनी थिंकिंग पे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो फीलिंग्स हैं, ये नॉर्मल सिम्टम है एनजाइटी का। एनजाइटी अच्छी चीज है, अगर एनजाइटी ना हो, स्ट्रेस ना हो, तो हम तैयार कैसे रहेंगे चीजों को फेस करने के लिए। तो इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है। तो ये नॉर्मल सिम्टम्स हैं, नॉर्मल रिएक्शंस हैं। तो ये थॉट पैटर्न और थिंकिंग स्टाइल पे वर्क करना है। इस तरह से ये साइकिल टूट सकती है, सबसे पहली बात ये है। राइट। जी अल्माज खान, आज जो हम जितने भी आगे स्लाइड्स देखेंगे, इसमें एनजाइटी कंट्रोल करने के बेशुमार मेथड्स आपको मिलेंगे। ठीक है, आपने बहुत गौर से सुनना है। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। ठीक है, आपकी सब बातों के जवाब इंशाल्लाह यहीं पे आपको मिलेंगे। बस ये जो आज का 2 घंटे का लेक्चर है, ये आपने कम्प्लीटली सुनना है। हम बात कर रहे थे कि इस साइकिल को कैसे ब्रेक करना है। तो यहाँ पर आपने देखा कि अगेन हमारे जो थिंकिंग पैटर्न्स हैं उनको चेंज करना है, और थेरेपिस्ट के साथ मिलकर वर्क करना है। बिलीफ पैटर्न्स चेंज होंगे इस तरह से। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस का इल्म होगा कि किस तरह से रॉन्ग सोचा जा रहा है, किस तरह से ऑटोमेटिक थॉट्स चल रही हैं, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है माइंडफुल रह के। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है। आप देखें ना कि इसकी बेसिस पर अलग रिलीजन बन चुके हैं। जो मेडिटेशन है, माइंडफुलनेस है, बुद्धिज्म है। गौतम बुद्धा जो कह रहे हैं कि व्हाट यू थिंक यू बिकम। तो थिंकिंग एक इम्पॉर्टेंट चीज है। हमारे दीन में भी अगर देखा जाए तो जहां से अहादीस स्टार्ट होती हैं, सबसे पहली बात क्या होती है कि नीयत। नीयत की बात होती है। यहाँ पर भी इसी तरह की बात है कि थॉट हम किस तरह से सोच रहे हैं, हमारा बिलीफ सिस्टम क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इस पे जो होमवर्क, जो टास्क दिए जा रहे होते हैं, उन पे काम करना चाहिए, और इसी तरह से क्लाइंट्स को समझाना भी चाहिए। तो नेगेटिव थॉट्स को आपने चैलेंज करना है। तो ये चीज भी नॉर्मल हो सकती है। ऐसा नहीं सोचना कि नेगेटिव थॉट्स जो है वो कोई सिर्फ मेरे साथ हो रही है, हर इंसान के साथ होती है। नेगेटिव थॉट्स सबको आती हैं, लेकिन उनको कैसे चैलेंज हम कर सकते हैं, ये सीखना होता है। तो पैनिक अटैक के दौरान हम किस तरह से पॉजिटिव थॉट्स रख सकते हैं कि हम इस तरह खुद को यकीन दहानी कराएं कि ये सेफ है, ये गुजर जाएगा। ऐसा ही होता है, ये तो सच बात है ना, उन्हें पता होता है कि ये तो गुजर जाएगा थोड़ी देर में, 10 मिनट की बात है, 20 मिनट की बात है, तो गुजर जाएगा। तो इस तरह से खुद से बात करना, इस तरह से सोचना, उन नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करना है।
अगेन यहाँ पर एक एग्जांपल है कि अक्सर एंजाइटी में लोग एक ग्रुप के साथ, फ्रेंड के साथ जाते हैं, अकेले जाना वो उन्हें डर लगता है। तो यहाँ पर एक शख्स गया, तो उसके जो फ्रेंड्स हैं उससे बिछड़ गए क्राउड में, वो अकेला रह गया, तो अब उसको एंजाइटी होने लगी और पैनिक अटैक की तरफ बढ़ने लगा। अब दो बातें हो सकती हैं। अगर वो कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग उसने सीखी होगी कि किस तरह से खुद को कंट्रोल करना है, अपनी थॉट्स को। हमने तो साइकिल देखी है कि वो सारी साइकिल चलती ही थॉट्स की वजह से है, मिस इंटरप्रेट करने की वजह से। तो अगर उसको कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग उसने सीखी है, तो वो उसे मदद करेगी कि वो ये याद रख सके ये कोई डेंजरस सिचुएशन नहीं है, और वो कोप कर सकता है, और नेक्स्ट टाइम वो इस तरह की सेपरेशन से बच सकता है जो फ्यूचर में हो सकती है। तो इस तरह से हो सकता है। तो कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग का मकसद क्या हुआ, इसका गोल क्या हुआ, कि जो हमारी हमारी ऑटोमेटिक थॉट्स हैं और ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स है, ANTs जिन्हें कहते हैं, ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स, वो रेशनल नहीं है, वो इरेशनल है। वो जो थॉट्स हैं वो इरेशनल हैं, इलॉजिकल हैं, तो उनको कैसे लॉजिकल बनाना है, किस तरह से हमने पॉजिटिव सोचना है, और ये सारा रिटर्न वर्क के थ्रू होता है, वर्कशीट्स के थ्रू होता है। आपको इंशाल्लाह वर्कशीट भी प्रोवाइड कर दी जाएगी एट द एंड ऑफ द कोर्स। रिलैक्सेशन टेक्निक्स, इन पे हमने कल बात की थी कि कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होती हैं, क्योंकि जब हार्ट बीट तेज होती है, जब हम उस एंजाइटी को फेस करते हैं, तो हमारा सांस फूलना स्टार्ट हो जाता है, हम तेज तेज सांस ले रहे होते हैं। तो उसको कम करना बहुत इफेक्टिव होता है। ठीक है, उसको कम करना बहुत इफेक्टिव होता है एंजाइटी में। तो यहाँ पर एक टेक्निक गिवन है कि अपने स्लोली सांस लेना है, फिर स्लोली सांस निकालना है। फिर यहाँ पर टाइम भी गिवन है कि आप कुछ मिनट्स तक इस तरह से करें, 1 to 5 टाइम्स। ये एक छोटी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज थी। फिर अब यहाँ पर एक कोट है कि एक एंशियस माइंड रिलैक्स बॉडी में नहीं रह सकता। अगर आपकी बॉडी रिलैक्स होगी, ये रिलैक्सेशन टेक्निक्स आपकी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए, आपकी बॉडी जब रिलैक्स होगी तो आपके माइंड में एंजाइटी नहीं रह सकती। अगर आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, देखिए ना, जब हम नमाज पढ़ते हैं एक सुकून मिलता है। अगर देखा जाए, है तो वो एक मेंटल एक्ट है, लेकिन अगर हमने उसको फुल कंसंट्रेशन से नहीं भी पढ़ा, जस्ट फिजिकली भी अगर पढ़ लिए, तो क्या हमें कुछ कामनेस रिलैक्सेशन फील होती है। इसी तरह से एक्सरसाइज है, तो जब बॉडी रिलैक्स होगी तो माइंड भी रिलैक्स हो जाएगा। ये दोनों आपस में रिलेट कर रहे होते हैं। 8 स्टेप्स में एक पैनिक एपिसोड को हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो आप नाक से सांस लेना स्टार्ट करेंगे जब भी ऐसी पैनिक की सिचुएशन है, चाहे वो डेथ के खौफ की वजह से हो रही है, उस वक्त जो भी थॉट्स हैं, जिस चीज का भी आप उसे फियर कह लें, अगोराफोबिया कह लें, ओपन प्लेसेस का फियर, लोगों को फेस करने का फियर, आप ये एक्सरसाइज कहीं पे भी कर सकते हैं, किसी भी हालत में कर सकते हैं। तो आपने नोज से स्लोली सांस लेना है, माउथ से आपने सांस एक्सेल करना है। अब इस चीज को आपने कुछ टाइम्स रिपीट करना है, यहाँ तक कि आपका जो वो सांस फूलना था वो नॉर्मल हो जाए। इस चीज को फिर आपने आइज क्लोज कर लेनी है, फिर आपने इस चीज को 5 टाइम्स आपने करना है। यही रेपिटेशन, नाक से सांस लिया और मुंह से आपने सांस बाहर निकाल, इनहेल एक्सेल। देन अब आपका सांस बहाल होने लग गया, स्लोली आपने ब्रीथ किया, तो अब आप और ज्यादा इसको स्लो कर दें। अब 7 सेकेंड्स तक आप क्या करेंगे, ये सांस अंदर लेके जाएंगे। ठीक है, 3 सेकेंड्स आप सांस रोकेंगे, और 7 सेकेंड्स तक स्लोली आप सांस बाहर निकालें। यानी इनहेल 7 सेकेंड्स का, नोज के थ्रू स्लोली 3 सेकेंड्स तक सांस को रोका अंदर ही, थामे रखा उसको, और फिर 7 सेकेंड्स तक आराम आराम से उसको माउथ के थ्रू आपने रिलीज किया। तो इस चीज को आप 10 साइकिल्स तक रिपीट करते रहें, या उस टाइम तक जब तक आप बेहतर फील नहीं करते, और आप बेहतर बेहतर फील करेंगे इंशाल्लाह। ये टेक्निक बहुत इफेक्टिव है अगर इसको इसी तरह से समझ के किया जाए।
क्योंकि जब आप स्ट्रेस्ड होते हैं आपका ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हो जाता है, सांस फूलने लग जाता है। तो जब आपकी बॉडी वापस अपनी सही सिचुएशन में आ जाएगी, सांस बहाल हो जाएगा, तो उसी कोट को याद करें कि एक रिलैक्स बॉडी में एंशियस माइंड नहीं रह सकता। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड में इम्बैलेंस हो गया था, इस वजह से वो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स था, और अब वो बैलेंस हो गया है। तो अब आपकी दिल की धड़कन भी तेज हो जाएगी, आपका जो मसल में टेंशन थी वो भी ठीक हो जाएगा। ये सारी चीजें जो आपको चक्कर आ रहे थे वो भी वापस अपनी जगह पर आने लग जाएंगी, आपकी सिचुएशन फिर से बेहतर होने लग जाएगी। तो ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज इस पैनिक अटैक को रोक सकती है। इसके बाद पीएमआर है। पीएमआर में आप बॉडी को रिलैक्स करते हैं फ्रॉम हेड टू टो, सर से पाँव तक। ये एंजाइटी के लिए बेहतरीन समझी जाती हैं ये एक्सरसाइजेज जो हैं। इनको समझा नहीं जाता, क्लाइंट्स इनको समझते नहीं हैं। ये चीज़ें एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सब पे वर्क कर रही होती हैं। क्योंकि जब आपकी बॉडी रिलैक्स होगी आपका माइंड ऑटोमेटिकली रिलैक्स हो जाएगा। तो प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन है, सर से पाँव तक की जो मसल्स हैं उनको रिलैक्स करते हैं। इसमें इसकी मैं आपको वीडियो सेंड कर दूंगा ताकि आप उसको प्रॉपरली देख सकें कि किस तरह किया जाता है। तो यहाँ पर उसके कुछ स्टेप्स हैं। पहले तो आप कंफर्टेबल हो जाते हैं, सुकून से बैठ जाते हैं एक चेयर पे या जहाँ पर आपको इजी फील हो रहा होता है। उसके बाद आप सांस लेना स्टार्ट करते हैं। ये इसके कुछ स्टेप्स हैं। उसी तरह से जिस तरह से अभी हम सांस की बात कर रहे थे कि नाक से सांस आपने लेना है और मुंह से सांस को छोड़ देना है। देन अपने मसल्स को आप टाइट और रिलैक्स करना स्टार्ट करते हैं। तो किस तरह से टाइट और रिलैक्स करेंगे? फॉर एग्जांपल आप अपनी मुट्ठी को जोर से बंद करके देखें, 10 सेकंड्स तक उसको बंद रखें, और फिर आप उसको ओपन कर लें 10 सेकंड के बाद। फुल प्रेशर से आपने उसको क्लोज किया और फिर खोला, तो आपको एक रिलैक्सेशन फील होगी हाथ में। इसी तरह से जब आप यही अमल सारी बॉडी के साथ करते हैं, जब एंजाइटी और डिप्रेशन में ये होता है कि आपके जो मसल्स है वो टेंस हो जाते हैं बॉडी के। तो जब आप ये अमल प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन करते हैं, अगर सारी बॉडी के साथ नहीं करते, जस्ट उन पार्ट्स के साथ भी करते हैं जहाँ पे वो टेंशन, वो स्ट्रेस फील हो रहा है, तो ये चीज आपके माइंड को रिलैक्स करती है। इसको आप वीडियो में प्रॉपरली देख पाएंगे कि सर से पाँव तक के जो मसल्स हैं उन्हें अपनी कैसे टाइट करना है और कैसे फिर उस टाइटनेस को रिलीज करके रिलैक्स हो जाना है। तो यही अमल आपने सारी बॉडी के साथ करना है, हर मसल ग्रुप के साथ, सर से लेकर पाँव तक। और एंड पे आपने फिर उसी तरह से डीप ब्रीदिंग करनी है। और आप जब ये करेंगे तभी आपको मालूम होगा, या जब आप क्लाइंट से ये करवाएंगे तभी तभी कोई चीज़ प्रूव होगी ना कि ये चीज़ काम करती है या नहीं करती। तो क्लाइंट्स इस चीज़ को इतना इम्पोर्टेंट नहीं ले रहे होते हैं, तो हमने उनको यकीन दिलाना होता है कि ये चीज़ें आप करके तो देखें। हम उन्हें अपने सामने भी कराते हैं, क्लिनिक पे हम उन्हें यहाँ बिठा के चेयर पे हम सामने कराते हैं और वो बता रहे होते हैं कि हम रिलैक्स फील कर रहे होते हैं। तो इनको अपनी रूटीन का हिस्सा बनाना हो। तो पैनिक में ये चीज़ बहुत ज़्यादा वर्क करती है। आपने इसको, ये एक स्किल है, स्किल सीखने से आती है। तो आप इसे प्रैक्टिस करते हैं डेली, तब ये आपको पैनिक में हेल्प हेल्प कर सकेगी। ऐसा नहीं है कि आपने इसको प्रैक्टिस का हिस्सा नहीं बनाया, डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे आपने इसको नहीं किया हुआ, और जब पैनिक अटैक आ रहा है तो तब आप अचानक से इसको करने लग जाते हैं। तो ये मेडिसिन तो नहीं है कोई। इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। ये आपकी बॉडी को रिलैक्स रखती है, तो इसको आपने प्रैक्टिस करना है और मास्टर करना है। आप जितनी भी थेरेपीज देखेंगे पैनिक के लिए, ये लाजमी उसका हिस्सा होती हैं ये एक्सरसाइजेस। तो इनको कभी भी अवॉइड नहीं करना चाहिए। जब आप ये करेंगे तो आपको मालूम होगा कि रिलैक्स महसूस करना कैसा होता है, कैसे आपकी बॉडी के साथ आपका माइंड रिलैक्स हो पाता है। तो जब आप इस फीलिंग को समझते होंगे तो उस एनजाइटी के टाइम पर ही आपको
बचा सकती है, उस टाइम पे आपकी हेल्प कर सकती है, क्योंकि आप ऑलरेडी इसको लाइफ का हिस्सा बना चुके हैं। तीसरी रिलैक्सेशन टेक्निक जो हमने देखी थी वो थी माइंडफुलनेस मेडिटेशन के। हमने इस लम्हे में रहना है। मेडिटेशन मीन्स कि इस लम्हे में रहना और विदाउट जजमेंट। आपने कोई मीनिंग ही नहीं देना इस लम्हे को, जस्ट ऑब्जर्व करना है। तो आप अगेन उसी तरह से लेट जाते हैं या बैठ जाते हैं जिस तरह से आपको कंफर्टेबल फील होता है। अपनी आईज को क्लोज करते हैं और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं। इसके बाद आप क्या करते हैं कि जो आपकी थॉट्स होती हैं आप जस्ट उनको नोटिस करते हैं फोकस के साथ। खुद को टाइम देते हैं। हर वक्त काम करते रहना या कुछ सोचते रहना, यहाँ पर हम खुद को टाइम दे रहे हैं। हम अपने साथ टाइम गुजार रहे हैं कि हम उन थॉट्स को नोटिस करें कि हमारे माइंड में ये क्या चल रहा है। उन थॉट्स को आने दें, एक्सेप्ट करें और उनको तवज्जो दें। और इसी दौरान अपनी सांसों पर भी तवज्जो रहे, क्योंकि हमने प्रेजेंट में रहना है। इन सांसों पर तवज्जो और अपनी सोच की क्या चल रहा है, और आपने नॉन जजमेंटल रहना है। फॉर एग्जाम्पल एंशियस थॉट्स आ रही हैं, बेचैनी की थॉट्स, घबराहट हो रही है या मायूसी महसूस हो रही है, आप सोचें माइंड में, अच्छा मुझे ये महसूस हो रहा है, उसको टाइम दें। और जजमेंटल ना बने, ये क्यों हो रहा है। सेल्फ कंपैशन होना चाहिए, खुद अपने साथ भी हमदर्दी होनी चाहिए, ये क्यों हो रहा है। गिल्ट में नहीं जाना। आपने उन चीजों को देखना है, ऑब्जर्व करना है, अटेंशन देनी है, और नॉन जजमेंटली इस तरह करके 10 मिनट जब आप ये कर लेते हैं और आपकी मेडिटेशन की कंप्लीट हो जाती है, फिर आखिर में आपने अगेन उसी तरह से डीप ब्रीदिंग करनी है और अपनी सांस पे वर्क करना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये अब तक तो हम कल की रिवीजन की है हमने, तो एक्सपोजर थेरेपी है कि हम किस तरह से खुद को एक्सपोज कर सकते हैं उन चीज़ों के सामने जो हमें प्रॉब्लमेटिक लग रही होती हैं या जो ट्रिगर्स होते हैं जिनकी वजह से पैनिक अटैक्स आ रहे होते हैं। तो अक्सर देखा जाता है ना, वो लोग उनसे बचना चाह रहे होते हैं, उन चीज़ों से, उन सिचुएशन से। लेकिन यहाँ पर ये इस थेरेपी के अकॉर्डिंग हमने उनको फेस करना है, हमने खुद को एक्सपोज करना है उनके सामने। तो इससे क्या होगा कि जब वो उसका मुकाबला करते हैं, कन्फ्रंटेशन होती है, तो वो डिसेंसिटाइज होने लग जाते हैं। ये अब इस मॉड्यूल में हम देखेंगे कि ये सब किस तरह से होता है। ये डिसेंसिटाइजेशन क्या होती है और कैसे होती है। जो हमारे फियर्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, जिन चीज़ों से हमें डर लगता है या जिन एक्टिविटीज से, फॉर एग्जांपल जहाँ पर फोदकी हुई है उनके साथ बातचीत करने से, लोगों को फेस करने से, जो भी हमारे फियर्स हैं, जो भी हमारी सिचुएशन है, एक्सपोजर थेरेपी में हम स्लोली, ग्रेजुअली उन चीज़ों को फेस करने लगते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि वो जो फियर है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता चला जाता है। तो अगर हम एंजाइटी डिसऑर्डर्स की बात करेंगे जिसमें खौफ, घबराहट, बेचैनी शामिल है, वहां पर सबसे ज्यादा जो साइंटिफिकली प्रूवन जो थेरेपी है वो एक्सपोजर थेरेपी है। ये चीज वर्क करती है, लाजमी वर्क करती है। और यही ट्रीटमेंट है, फियर का यही ट्रीटमेंट होता है एंजाइटी का, कि हमें फेस करना होता है। अब हम देखते हैं कि किस तरह से अब इसको फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट भी समझा जाता है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि यही एक ऐसी थेरेपी है जो वर्केबल है, जो प्रूवन है। तो इसको फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट के तौर पे देखा जा रहा हो। एंजाइटी डिसऑर्डर्स के लिए एक्सपोजर थेरेपी जो है वो मेन थेरेपी होती है। अब दो किस्म के एक्सपोजर्स हो सकते हैं यहाँ पर। अब हमने ये समझना है कि किस तरह से एक्सपोज हम करते हैं खुद को इन सिचुएशंस के सामने। अब हम कैसे एक्सपोज हो सकते हैं इनके सामने, यानी कैसे हम इनका फेस कर सकते हैं। तो दो तरह से, एक है इन वाइवो और सेकंड है इमेजिनल। इन वाइवो में क्या होता है कि रियल वर्ल्ड में अपनी आंखों के सामने हम इनको कन्फ्रंट करते हैं। यानी पब्लिक से हमें डर लगता है, अगर वहां पे एंजाइटी है तो हम वहां पे जाके उनके सामने
बात करते हैं, उनको फेस करते हैं। तो ये हो गया इन वाइवो एक्सपोजर, एक्सपोजर की एक टाइप है। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी भी हो सकती है जहाँ पे रियल वर्ल्ड में हम नहीं कर पाते, या इस तरह मुमकिन नहीं होता। जैसे कि डेथ एंजाइटी है, तो अब कोई डेथ का सामना करके तो नहीं देख सकता, तो वहां पर फिर इमेजिनल होता है कि डेथ से रिलेटेड चीजें पढ़ी जाती हैं, ऐसी वीडियोस देखी जाती हैं कि वो उनको फेस करके अपनी एंजाइटी पे वर्क कर सकते हैं। इस तरह से उनकी एंजाइटी कम हो सकती है। लेकिन इसको खुद प्रैक्टिस करने से बेहतर ये होता है कि पहले इसको थेरेपिस्ट से सीखा जाए कि इसको किस तरह से प्रैक्टिस करना है। तो कुछ जगहों पर इमेजिनल एक्सपोजर ज्यादा यूजफुल हो सकता है। अगर कोई ज्यादा खतरनाक सिचुएशन है, जैसे कि पीटीएसडी की, ट्रॉमा की बात हो रही है, तो जो ट्रॉमा से रिलेटेड लोग हैं, या जिनको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है, तो अब वो उनका क्या इशू होता है कि कोई पुरानी मेमोरीज होती हैं इस तरह की जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम में होते हैं। तो अब वो अगेन उसी चीज को तो नहीं कर सक रहे होते ना, अगेन वही ट्रॉमा तो फेस नहीं, जैसे 2005 में जलजिला आया था, अभी उसी तरह का जलजिला अगेन तो नहीं आ सकता। तो यहाँ पर इन वाइवो एक्सपोजर नहीं हो सकता कि दोबारा से वो उसी चीज को फेस करे। लेकिन इमेजिनल एक्सपोजर इस तरह से हो सकता है कि हम उन्हें कहें कि आप उन्हीं चीजों को याद करें, उन मेमोरीज को, उन लॉसेस को, वहां पर क्या हो रहा था। तो ये इमेजिनल एक्सपोजर है कि हम अपनी थॉट्स में उन चीजों का सामना कर रहे होते हैं। क्वेश्चंस को हम लेते हैं, ठीक है, इसको हम कंप्लीट करते हैं फिर सारे क्वेश्चंस को लेते हैं। एक्सपोजर थेरेपी कैसे हेल्पफुल हो सकती है? अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि इन चीजों को हम फेस कर रहे हैं, तो ये कैसे, किस तरह से मदद कर सकती है? चीजों को फेस करना कैसे मदद कर सकती है? पहली ये बात है कि एक थ्योरी के अकॉर्डिंग हैबिचुएशन हो जाती है। हम हमारी जिन चीजों को फेस करने की आदत नहीं होती, वो हमारी हैबिट का हिस्सा बन जाती है। हैबिचुएशन हो जाती है। और हैबिचुएशन क्या होता है इससे, कि जो हमारे फियर्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जिनसे हम डरते हैं, या ऐसी सिचुएशंस है, वो एनजाइटी और वो फियर कम होता चला जाता है। हैबिट से ऐसे ही होता है ना। जैसे आप जिम स्टार्ट करते हैं, क्या होता है, आपकी हैबिट नहीं होती, आपकी मसल्स में पेन होता है शुरू में, लेकिन जब आप उसे कुछ दिन कंटिन्यूसली करते हैं, तो क्या होता है, हैबिचुएशन हो जाती है, एडेप्टेशन हो जाती है, वो पेन कम होता चला जाता है। इसी तरह से जब आप उन चीज़ों के सामने एक्सपोज करते हैं खुद को एक्सपोजर थेरेपी के थ्रू, तो वो जो फियर है वो डिक्रीज होता चला जाता है। दूसरी थ्योरी के अकॉर्डिंग एक्सटिंक्शन, एक और जो थ्योरी है वो कहती है कि किस तरह से एक्सपोजर थेरेपी वर्क करती है, कि हम कुछ हमारे बिलीफ सिस्टम्स या थॉट्स जिनके एसोसिएशन बनी हुई है उन खौफनाक सिचुएशंस के साथ जो हमें खौफनाक लग रही हैं, तो वो जो एसोसिएशन है वो टूट जाता है। जब हम रियल में फेस कर लेते हैं उन चीज़ों को, या इमेजिनेशंस में फेस कर लेते हैं, तो वो जो खौफ का एक पैटर्न बना हुआ है हमारे बिलीफ सिस्टम्स की वजह से, हमारे थिंकिंग पैटर्न्स की वजह से, वो टूट जाता है। वो हमारी लर्निंग का हिस्सा बन चुका होता है, तो वो ब्रेक हो जाता है। इसको हम कहते हैं एक्सटिंक्शन। क्योंकि हम देख रहे होते हैं, जब हम उन चीज़ों को फियर फेस करते हैं, उन फियर्स को, हमें पता चलता है कि ये तो असल में डेंजरस नहीं है। तो वहां पे हमारी लर्निंग जो है वो करेक्ट हो जाती है, दुरुस्त हो जाती है। देन इमोशनल प्रोसेसिंग एक और थ्योरी है कि हम जब इन फियर्स का सामना करते हैं, तो हम एक नई चीज सीखते हैं कि हम कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। जब वो कर लेते हैं, जब उनकी प्रैक्टिस हो जाती है, फॉर एग्जांपल पब्लिक स्पीकिंग के फियर को ले लें, वहां पर अगर एंजाइटी होती है, या मौत के खौफ को ले लें, पहले उन्हें ज्यादा मौत का खौफ हो रहा था, फिर उन्होंने कुछ इमेजेस ऐसे देखे डेथ से रिलेटेड, कुछ ऐसी स्टोरीज सुनी, कुछ ऐसी अहादीस और आयात पढ़ी, फिर कोई ऐसी वीडियोस देखी। अब ये एक्सपोजर थेरेपी है। तो डेथ से रिलेटेड अब क्या हो रहा है कि इमोशनल प्रोसेसिंग हो रही है, कि जो खौफ उनके माइंड में बैठा हुआ था वो प्रोसेस होने लग गया कि ओके, रियलिटी तो इस तरह से है।
तो वो उस चीज के साथ कंफर्टेबल होना स्टार्ट कर लेते हैं। ये इस तरह से भी हेल्पफुल हो सकती है एक्सपोजर थेरेपी। और फोर्थ ये है कि ये आपकी सेल्फ एफिकेसी को बढ़ाते हैं, यानी आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है पैनिक को लेकर उसको इम्प्रूव करती है। तो इन चारों थ्योरीज के अकॉर्डिंग हमने देखा कि किस तरह से जो एक्सपोजर थेरेपी है वो वर्क करती है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपोजर थेरेपी की टाइप है जो पैनिक अटैक्स के लिए खास तौर पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और एनजाइटी को फेस करने के लिए बहुत ज़्यादा वर्क करती है। इंट्रोसेप्टिव एक्सपोजर ये कहलाता है। इसमें क्या होता है कि जो आपकी फिजिकल सेंसेशंस हैं, आप डिप्रेशन में कैसा महसूस कर रहे हैं, टाइटनेस फील होती है बॉडी को, एनजाइटी में भी पैनिक में भी टाइटनेस फील होती है ना। अब उन फिजिकल सेंसेशंस जो हैं इसको हम एनजाइटी पैनिक अटैक सब सब पे अप्लाई कर सकते हैं। वो जो फिजिकल सेंसेशंस हैं जैसे कि हमारा हार्ट रेट है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, इन चीजों को आपने फेस करना है। पहले तो आप इनसे घबरा रहे होते थे, फरार होना चाह रहे होते थे, अब यहाँ पर इंटेरोसेप्टिव एक्सपोजर में आपने इनको फेस करना सीखना है। आप इनको फेस करते हैं। तो सीबीटी का एक हिस्सा है इंटेरोसेप्टिव एक्सपोजर। इसमें आप उन सोमैटिक सिम्टम्स को फेस करते हैं, जो बॉडीली सिम्टम्स होते हैं आप उनको फेस कर रहे होते हैं। तो देखें क्या होता है पैनिक में, हार्ट बीट आपकी तेज हो जाती है। तो आपने उसको कैसे फेस करना है, आप कोई एक्सरसाइज करते हैं। अब आप एक्सरसाइज के बेनिफिट्स पे तो हम बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर इंटेरोसेप्टिव एक्सपोजर में आप ये देखें कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उससे क्या होता है, आपकी हार्ट बीट तेज होती है, राइट। अब आप उस हार्ट बीट के तेज होने को फेस कर रहे हैं और आपको पता है कि नॉर्मल है ये नॉर्मल है। तो ये इंटेरोसेप्टिव एक्सपोजर है कि जब आपको पैनिक अटैक के दौरान भी हार्ट बीट आपकी तेज होगी तो वहां पर ये आपका एसोसिएशन बनेगा, लिंक बनेगा। ये आपकी लर्निंग में ये चीज आएगी कि ये चीज तो मैं पहले भी फेस कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, कि दिल की धड़कन तो नॉर्मल है, ये तेज होती है। इसी तरह से पसीना भी आता है जब आप एक्सरसाइज करते हैं, सांस भी फूलता है। ऐसा ही होता है पैनिक जैसे सिम्टम्स ही ऑलमोस्ट है ना। ज्यादा जब आप वर्कआउट करते हैं, जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कपकपाहट भी तारी होती है। तो ये सारी चीजें जब आप उनका सामना कर रहे हैं तो ये है इंटेरोसेप्टिव एक्सपोजर, कि आप उन सिम्टम्स का जो बॉडी से रिलेटेड है आप उनको फेस कर रहे हैं। तो ये इस तरह से भी मददगार होता है। और अगर जस्ट एक्सरसाइज की बात करें तो कोई भी शख्स जो डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक डिसऑर्डर, ओसीडी का शिकार है, एक्सरसाइज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज से ही आपकी स्लीप इंप्रूव होगी। फिजिकल मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो वो उसका दूसरा एस्पेक्ट आ जाता है। लेकिन इस वक्त हम बात करें इंटेरोसेप्टिव एक्सपोजर की। जिस तरह हमने एक्सरसाइज की बात की है, इसी तरह से हम हाइपर हाइपर वेंटिलेशन को फेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको खौफ आता है, बंद जगहों से खौफ आता है, या पसीना पसीना कैसे आए, आप क्या करते हैं कि हाइपर वेंटिलेशन के तौर पर आप एक बंद कमरे में बैठ जाते हैं। ये चीज डेंजरस जरूर हमें लग सकती है कि इसी से तो हमें डर लगता है, लेकिन थेरेपी से इसके जिससे डर लगता है आपने उसी को फेस करना है। तो जब आप एक छोटे से बंद कमरे में बैठते हैं, फैन ऑफ कर लेते हैं, आपको पसीना आता है, आप उस सिचुएशन को थोड़ा फेस करते हैं जब, तो ये आपको कॉन्फिडेंस दे रहा है कि जब आप पैनिक फेस करेंगे उस टाइम पे आप किस तरह से टॉलरेट कर सकते हैं। ये आपकी जो टॉलरेंस है उसको बिल्ड करता है। इसी तरह से रनिंग है, तो जब आप दौड़ते हैं, भागते हैं, वही सिम्टम्स होते हैं, दिल की धड़कन तेज होना, डिजीनेस,
ये सिम्टम्स आते हैं, तो इनको आप वहां पे फेस कर रहे होते हो, इनको आप पहले तो आप फेस नहीं कर रहे होते थे ना, यानी आपके माइंड में नहीं था, आप जस्ट अगर पहले एक्सरसाइज करते भी, अब आपने उसको सोचना है कि ये सिम्टम्स मुझे महसूस हो रहे हैं, तो ये इस तरह से हेल्पफुल हो सकते हैं कि आप यहाँ पर उनको खुद फेस कर रहे हो। इससे जो आपकी कॉग्निटिव मिस इंटरप्रिटेशन है सिम्टम्स की, कि हार्ट अटैक हो जाएगा, कैसे, यानी आपने तो जब रनिंग की है तब भी वो वही सिम्टम्स आए हैं, ऐसा ही है ना। जब आप एक छोटे से कमरे में बैठे हैं, वहां पे आपने हीटर ऑन कर लिया फॉर एग्जांपल इस एक्सपोजर के लिए, वहां पे भी आपको उसी तरह के तकरीबन सिम्टम्स आने लगे हैं, सांस से रिलेटेड पसीना आया है, तो ये आपने जब खुद से किया है एक सेफ एनवायरनमेंट में, एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, एक साइकोथेरेपिस्ट की हेल्प से, तो आपको मालूम हुआ कि ये चीजें तो नॉर्मल हैं, ये तो स्ट्रेस का रिएक्शन है, और इसका ताल्लुक हार्ट अटैक या डेथ से नहीं है। ये थेरेपी इस तरह से बहुत हेल्पफुल हो सकती है। और हमारी जो कैटास्ट्रॉफिक मिस इंटरप्रिटेशन है, इसकी हम बात कर रहे हैं शुरू से, कि खतरा है, खौफ है, कुछ हो जाएगा, कुछ तबाहकुन होने जा रहा है, तो ये उस कैटास्ट्रॉफिक मिस इंटरप्रिटेशन पे काम करती है इंटरसेप्टिव एक्सपोजर थेरेपी। कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स मॉड्यूल नंबर 6 है, कि किस तरह से अब हम पैनिक के लिए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीख सकते हैं। सबसे पहले ट्रिगर्स को समझना जरूरी है, आपने ट्रिगर्स को लिख लेना है कि किस वजह से आपको पैनिक अटैक होता फील हुआ था, वो क्या चीज थी, कोई ऐसी जगह थी, कोई लोग थे ऐसे उनकी वजह से हुआ था, कोई ऐसी थॉट्स थी आपके माइंड में, या कौन सा ऐसा इवेंट था जिसकी वजह से आपका पैनिक अटैक उस वक्त हुआ है। तो उन ट्रिगर्स को लिखना, उनको समझना, उनकी आइडेंटिफिकेशन सबसे पहला काम है जब आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हैं, पैनिक डिसऑर्डर। देन नेगेटिव थॉट को चैलेंज करना है, इस पे हम डिटेल से बात कर चुके हैं। वहां पे कोई नेगेटिव थॉट जो माइंड में लाजमी चल रही होती है उस टाइम पे, तो उसको हमने चैलेंज करना है। देन रिलैक्सेशन टेक्निक्स को अप्लाई करना है, हमने 3 रिलैक्सेशन टेक्निक्स देखी हैं, डीप ब्रीदिंग, पीएमआर और माइंडफुलनेस मेडिटेशन। जरूरी नहीं आप तीनों कर रहे हो, आप देखें, ट्राई ट्राई किया जाता है ना कि किस क्लाइंट पे कौन सी चीज बेस्ट वर्क कर रही है, तो फिर वो उसको करते हैं। हालांकि ये तीनों चीजें वर्क करती हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि आप तीनों ही कर रहे हैं, आपके लिए जो ज्यादा हेल्पफुल है आप वो कर सकते हैं। एक्सपोजर थेरेपी, इसको सीखना, जो भी हमने बात की है उसकी एक टाइप भी है, इसको सीखना, इस पे वर्क करना, ये भी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल का हिस्सा है, इसको लाइफ का हिस्सा बनाना, कि जो भी चीजें आपके लिए फियरफुल है आप उनको फेस करना स्टार्ट करते हैं, इस तरह से आपकी डिसेंसिटाइजेशन होती है, हैबिचुएशन चेंज होती है, एक्सटिंक्शन होती है, जो हम सारी बातें पढ़ चुके हैं, ये सारी चीजें आपको हेल्प कर रही होती हैं। कोपिंग स्ट्रेटेजीज आप डेवलप करते हैं कि किस तरह से कोप करना है उस मुश्किल हालत में, किस तरह से। आउट ऑफ द ब्लू भी आ जाता है ना पैनिक अटैक, कि हमें पता नहीं होता, किसी भी टाइम पे आ सकता है, आप कुछ कर रहे नहीं होते, या किसी भी सिचुएशन में आ सकता है। तो यहाँ पर कोपिंग स्ट्रेटेजीज क्या हो सकती हैं, कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं, कि आप खुद को खुश रखने के लिए कुछ कर रहे होते हैं उस टाइम पे, आपकी फेवरेट हॉबीज क्या हैं, या उनमें आप इन्वॉल्व हैं। स्ट्रेस किस वजह से, स्ट्रेस की वजह से हमने देखा है ना, ज्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन की वजह से हो रहा है। स्ट्रेस क्यों है, कि आपने खुद को किसी अच्छी चीज में एंगेज नहीं किया हुआ था, या ऐसी कोई कोपिंग स्ट्रेटेजीज नहीं थी, पॉजिटिव कोपिंग स्ट्रेटेजीज। कुछ लोग तो ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं, सेल्फ हार्म की तरफ चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे उन कोपिंग स्ट्रेटेजीज की बात हो रही है कि जो आपके लिए हेल्पफुल हैं, आपके लिए कंफर्टेबल हैं। तो ये चीज भी प्रॉब्लम सॉल्विंग का हिस्सा होगी। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जाहिर है जो एक्सपर्ट्स होते हैं,
क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, काउंसलर्स होते हैं। अगर आपको फील होता है कि आप ज्यादा प्रॉब्लम में हैं, आप नहीं फेस कर पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं चीज़ों को, तो फिर आपको प्रोफेशनल सपोर्ट सीख करनी चाहिए, आपको थेरेपिस्ट से मिलना चाहिए। लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अक्सर औकात बाकी सब चीज़ों पे लोग वर्क करना स्टार्ट कर भी दें, थॉट्स पे, बॉडी की रिलैक्सेशन पे, लेकिन अगर उनकी लाइफस्टाइल में ये चीज़ें हों कि उनके स्लीप पैटर्न्स दुरुस्त नहीं है, वो मूव नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, और डाइट उनकी प्रॉपर नहीं है, तो तब भी एनजाइटी के जो लेवल्स हैं वो इम्पेक्ट हो सकते हैं। तो ये मेंटल हेल्थ के लिए लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो यहाँ पर एक कोटेशन है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का ये मतलब नहीं है, अपनी लाइफ की जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं तो इट डजेंट मीन कि आप खुद को ब्लेम कर रहे हैं कि आप मुश्किलात फेस करें, सिर्फ मेरे साथ ही क्यों मुश्किलात हैं, आप खुद को ब्लेम नहीं कर रहे होते। और इसका ये मतलब है कि आप किसी और को भी ब्लेम नहीं कर रहे होते, क्योंकि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप हर वक्त अपने लिए मौजूद होते हैं, कोई और शख्स आपके लिए हर वक्त मौजूद नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है कि आपने इस सिचुएशन को फाइट करना है और इससे निजात हासिल करनी है। अब पैनिक अटैक्स को किस तरह प्रिवेंट किया जा सकता है? स्ट्रेस मैनेजमेंट से। स्ट्रेस के लिए आप क्या कर सकते हैं? जिस तरह हमने कुछ टेक्निक्स की बात की है, डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन, इनके थ्रू जहाँ पर हमारी बॉडी और माइंड रिलैक्स हो जाते हैं, तो इस तरह से स्ट्रेस से हम बच सकते हैं, स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। जब स्ट्रेस मैनेज होगा तो आप पैनिक अटैक्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस पे हम बात कर चुके हैं। रेगुलर एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, खासकर एरोबिक एक्सरसाइज। साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग आपको वीकली बेसिस पर 150 मिनट तक एक्सरसाइज करनी या मूवमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप एक रूम में बैठे रहते हैं, तन्हा बैठे रहते हैं और मूव नहीं करते, बाइक पे, गाड़ी पे आते जाते हैं और मूवमेंट आपकी लाइफ में ज्यादा नहीं है, तो ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। फिर टेंशन रिलीज नहीं होगी, स्ट्रेस लेवल्स मैनेज नहीं हो पाएंगे। तो एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मेंटल हेल्थ के लिए, और खासकर पैनिक अटैक्स को प्रिवेंट करने में। देन ईटिंग, डाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अक्सर ऐसा होता है कि सिर्फ इस वजह से कि आपको उतने कार्ब्स नहीं मिले होते, आपको उतना प्रोटीन नहीं मिला होता जो आपको चाहिए, सिर्फ इस एक वजह से आप एनजाइटी, स्ट्रेस फील करने लग जाते हैं। देन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पैनिक अटैक्स को बिगाड़ सकती हैं, जिनकी वजह से पैनिक अटैक्स और ज्यादा हो सकते हैं। कैफीन है, जो कॉफी, टी, सोडा ड्रिंक्स, इनमें होता है। इसके साथ स्मोकिंग करने से, तो इन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है, क्योंकि ये पैनिक पैनिक अटैक्स लेकर आती हैं चीज़ें। फिर पैनिक सपोर्ट ग्रुप्स, आप डिफरेंट ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, और उनको सुन सकते हैं वो क्या एडवाइस दे रहे हैं इस बारे में। मेन चीज़ें तो हम सारी इस कोर्स में जिक्र कर चुके हैं, करते जा रहे हैं, लेकिन आप रूटीन बेस पर सुनते रहें इन चीज़ों को। आप कोई बुक पढ़ सकते हैं पैनिक डिसऑर्डर से रिलेटेड, कि आपको किस तरह से इन चीज़ों को फेस करना है। एंड देन फाइनली आपको कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की ट्राई करनी चाहिए। जो हम टेक्निक ज़्यादातर इस कोर्स में हमने बात की है, वो सीबीटी से रिलेटेड है, कि किस तरह से आपने अपने नेगेटिव थॉट पैटर्न्स पे वर्क करना है, किस तरह से आपने फिर उसके बाद अपने बिहेवियर्स पे वर्क करना है। तो इनकी वजह से भी पैनिक अटैक्स आ रहे होते हैं। तो ये थी कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस। एडिक्वेट स्लीप की हम बात कर चुके हैं कि नींद डाइट से भी और एक्सरसाइज से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो 7 से 9 घंटे की नींद, अब ये नींद पुरसुकून होनी चाहिए। नींद तो एक इस इतनी देर के लिए भी होनी चाहिए, लेकिन
पुरसुकून भी होनी चाहिए और कंसिस्टेंट होना चाहिए, एक ही टाइम होना चाहिए कि जिस टाइम आप सोते हैं और जिस टाइम आप जागते हैं। तो ये चीज़ भी लाइफस्टाइल में शामिल करना इम्पोर्टेंट होता है कि आप इस पर किस तरह से वर्क कर रहे हैं। देन टाइम मैनेजमेंट, आप अपने टाइम को किस तरह से मैनेज कर रहे हैं। स्ट्रेस और एंजाइटी की एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि बहुत से ऐसे टास्क होते हैं जो आपने नहीं किए होते, आपके माइंड में वो चल रहे होते हैं, ये भी करना है वो भी करना है, आपने अपना टाइम प्रॉपरली मैनेज नहीं किया होता, आपने चीज़ों को ऑर्गेनाइज नहीं किया होता, आपने प्रायोरिटाइज नहीं किया होता, कौन सी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कौन सी नहीं है, किनको करना, किनको पहले करना ज़रूरी है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने खुद को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हुई हैं, उस वजह से स्ट्रेस है में भी। आपने नो कहना नहीं सीखा, लोग आपको कुछ कहते हैं आप वो करते जाते हैं, हर चीज़ की फिक्र आपने ली होती है और अपने टाइम को आप प्रॉपरली मैनेज नहीं कर रहे होते। ये भी एक बड़ी वजह बनती है स्ट्रेस की। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस एक चीज़ को मैनेज करने से आप देखेंगे कि आसानियां होना स्टार्ट हो जाती हैं लाइफ में। अब ये जो फॉर एग्जांपल जो चीज़ें आपको यहाँ पर इस थेरेपी में आपने देखी हैं, इनके लिए भी तो आपको टाइम मैनेजमेंट चाहिए। आप दिन में कब रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस करेंगे, कब आप एक्सरसाइज करेंगे, तो किस तरह से सारी चीज़ों को लेकर चलना है, ये टाइम मैनेजमेंट की स्किल से आपको आएगा। तो ये भी एक स्किल है, इसको आप जब प्रैक्टिस करते हैं कि किस तरह से आप अपना टाइम डेली मैनेज कर रहे हैं, फोकस्ड रहते हैं, माइंडफुल रहते हैं, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने गोल्स बनाते हैं किसी चीज़ से रिलेटेड, स्टडी गोल्स आपके होने चाहिए, आपकी वर्क से रिलेटेड गोल्स होने चाहिए। आप थेरेपी ले रहे हैं तो होमवर्क आपने किस तरह करना है, इन टास्क को किस तरह पूरा करना है, इससे रिलेटेड आपके गोल्स होने चाहिए। आपके पास वर्कशीट्स होनी चाहिए जहाँ पे आपने चीज़ें लिखी हुई हों कि आपने ये टास्क करने हैं। क्योंकि अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट किसी भी गोल में वही लोग कामयाब होते हैं जिन्होंने अपनी गोल्स को लिखा हुआ होता है। क्योंकि हमारा माइंड हर वक्त हर चीज़ को याद नहीं रख सकता, बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं लाइफ के। तो जिन लोगों ने अपने गोल्स लिखे होते हैं वो डेली उनको देखते हैं, डेली उन पे वर्क करते रहते हैं, अपने टाइम का कुछ हिस्सा उन चीज़ों को देते रहते हैं, वही लोग सक्सेसफुल होते हैं उन चीज़ों में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो बैलेंस लाइफस्टाइल के लिए टाइम मैनेजमेंट स्किल सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ हम जाते हैं, रिलैप्स प्रिवेंशन। अब अक्सर थेरेपी से प्रोग्रेस हो जाती है, लोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन चांसेस आर देयर कि वो फिर से पुराने पैटर्न्स में जा सकते हैं। क्योंकि अगर 20 ईयर्स की लाइफ, 30 साल जिंदगी जो उनकी गुजरी है अब तक, अगर वो जिन पैटर्न्स में गुजरी है तो चांसेस है ना कि वो वापस से उसी सिचुएशन में वापस चले जाएंगे। वो इन इन एक्सरसाइजेस को छोड़ देंगे, इन लाइफस्टाइल्स को छोड़ देंगे और फिर से वो पुराने पैटर्न्स पे चले जाएंगे, तो चांसेस होते हैं। तो इसको हम कहते हैं रिलैप्स। रिलैप्स मीन्स के आपने एक दफा उन सिम्टम्स से जान छुड़ा ली, आप ठीक होना स्टार्ट हो गए, आप पैनिक फ्री हो गए, लेकिन अगेन क्या हुआ कि फिर से कोई स्ट्रेस आया या कोई लैप्स हुआ, आपसे कोई चीज़ मिस हो गई और आपने उसको फिर से पुरानी रूटीन पे चलने लगे। तो अब क्या होगा, रिलैप्स हो जाएगा और अगेन आपको पैनिक अटैक स्टार्ट हो सकते हैं। तो ये है रिलैप्स। लैप्स और रिलैप्स में फर्क होता है। लैप्स मीन्स कि एक चीज़ आपसे एक दफ़ा मिस हुई है, फॉर एग्जाम्पल कि कभी ठीक हो जाने के बाद
कभी आपने अपनी नींद का ख्याल नहीं रखा और उस वजह से आपको एक आध बार फिर से पैनिक अटैक आया, तो ये एक लैप्स है, इसको आप उसी वक्त इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने उस लैप्स को इम्प्रूव नहीं किया और आपने कहा अब तो तबीयत खराब हो चुकी है और आप उसको कंटिन्यू करते हैं और फिर से पुराने पैटर्न्स में चले जाते हैं, तो ये एक रीलैप्स होगा, यानी अगेन आप उसी सिचुएशन में चले गए। अब आपको शायद फिर से थेरेपी की जरूरत पड़ सकती है, या फिर से आपने उन्हीं सब चीज़ों पे वर्क करना स्टार्ट करना है जो आप पहले समझ चुके होते हैं। तो रीलैप्स को प्रिवेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए यहाँ पर इस कोर्स में एक मॉड्यूल इसके लिए रखा गया। तो हमने बात की है कि अपनी फियर्स को फेस करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट थेरेपी हमने यही बात की है ना, एक्सपोजर। तो अगर आप फ्यूचर में इस तरह की सिचुएशन से, लैप्सेस से बचना चाहते हैं, तो आप न्यू चैलेंजेस लें, उन पे काम करते रहें, नई ऐसी सिचुएशंस तलाश करें जहाँ पे आपको फियर फील होता है, क्योंकि फियर इसलिए है कि आप उसमें कॉन्फिडेंस हासिल करना चाहते हैं। जैसे मिस्टेक किस लिए होती है? लर्निंग के लिए होती है। जब तक आप उस ट्रायल एंड एरर के प्रोसेस से गुजर के आगे नहीं जाते हैं, तो आप किसी चीज में सक्सेसफुल नहीं हो सकेंगे। मिस्टेक्स होंगी, फिर लर्निंग होगी, फिर सक्सेस होगी ना। इसी तरह से फियर्स होंगे, लेकिन जब आप उन सिचुएशंस को फेस करते हुए आगे बढ़ेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये इस तरह से आप एक रिलैप्स से प्रिवेंट कर सकते हैं, रिलैप्सेस को। एक पैनिक फ्री लाइफ आप गुजार सकते हैं कॉन्टिन्यूसली। तो न्यू चैलेंजेस आपने लेने हैं। आपने जिन चीज़ों पे वर्क कर लिया, किसी चीज़ में आप कॉन्फिडेंट हो गए, फिर आप न्यू ऐसी चीज़ें तलाश करें कि कहाँ पे और आपको फियर फील होता है। इस तरह की आप लिस्ट बना सकते हैं चीज़ों की। इन सब पे भी ये होती हैं, वर्कशीट्स होती हैं कि आप किन किन चीज़ों से आप डरते हैं, किन किन चीज़ों का फियर होता है। फिर आप उनको एज अ चैलेंज लेते हैं और उन पे वर्क करते हैं। और ये सारी चीज़ें स्किल्स हैं। अब तक हम जितनी बातें कर चुके हैं, चाहे वो थॉट्स पे वर्क करना है, रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं, एक्सपोजर थेरेपी है, इंटेरोसेप्टिव एक्सपोजर है, ये सारी चीज़ें स्किल्स हैं। इन्हें सीखा जाता है। माइंडफुलनेस भी एक स्किल है। इन सबको सीखा जाता है, इन पे वर्क किया जाता है, इनमें मास्टरी हासिल की जा सकती है। इन सब चीज़ों में जितना हम इन पे वर्क करते हैं, जितनी हम प्रैक्टिस करते हैं, तो इन स्किल्स को हम सीख सकते हैं। और फिर जब कोई प्रॉब्लम अराइज होता है तो हमारे पास ये चीज़ होती है कि हमने इस पे पहले से वर्क किया होता है, हम इसको अमल में लाकर उन प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिलैप्स प्रिवेंशन के लिए, कि ये चीज़ें आपकी रूटीन का हिस्सा बनी हुई हों, तो फिर रिलैप्स के चांसेस नहीं रहेंगे। खुद को मॉनिटर करते रहना। हमने बात की थी माइंडफुलनेस की, कि आप अपनी थॉट्स को देख रहे होते हैं, तो इसको भी आप अपनी रूटीन का हिस्सा बनाते हैं कि आपको पता हो कि आपको कितनी एनजाइटी फील हो रही है। इनकी भी वर्कशीट्स होती हैं, यानी आपको आउट ऑफ 10 कितनी एनजाइटी फेस करनी पड़ी किसी सिचुएशन से, उसका क्या लेवल था। 8 पे थी, बहुत ज्यादा थी, या एवरेज थी 5 और 6, या बहुत कम थी आउट ऑफ 10। इसी तरह से आपके ट्रिगर्स कौन कौन से हैं, उनकी आपने लिस्ट बनाई हुई हो। और खुद के अंदर जो आपको पैनिक के सिम्टम्स नजर आते हैं, चाहे वो फिजिकल सिम्टम्स है जो हमने पढ़े हैं, या जो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स है, उनकी लिस्ट आपने रखी हुई है, आपने वो नोट की हुई है कि आपको क्या फील होता है। अपनी थॉट्स और अपनी फीलिंग्स को आपने इस तरह से, अपनी जात को आप मॉनिटर कर रहे होते हैं। इस चीज को हम सेल्फ मॉनिटरिंग कहते हैं। ओके, इंशाल्लाह आई विल सजेस्ट यू मोबाइल है। तो ये जो सेल्फ अवेयरनेस है, इस सेल्फ अवेयरनेस की हेल्प से आप एनजाइटी पे वर्क कर सकते हैं, एनजाइटी पे काबू पा सकते हैं। कि आपको पहले पता तो हो कि प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस कौन सी हैं, वो कौन से ऐसे ट्रिगर्स हैं, वो कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं
जब आपको अपने बारे में इल्म होने लगता है तो ये चीज आपको स्ट्रेंथ देती है। इस तरह से आप लॉन्ग टर्म में रिलैप्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। माइलस्टोन्स और जो आपकी सक्सेसेस हैं, उस दिन को देखें जब आप थेरेपी में गए थे, और फिर अब तक जितना आपने वर्क किया है, आपको काफी इंप्रूवमेंट नजर आ रही होगी। तो छोटी सी मिस्टेक को आपने बड़ा नहीं समझ लेना। कोई लैप्स हो गया तो इट डजेंट मीन कि अगेन आप उसी रास्ते पे चल पड़े। आप अपनी छोटी छोटी जो सक्सेसेस हैं उनको भी लिखें, उनको भी आप सेलिब्रेट करें, आप खुद को शाबाश दें। एक छोटी सी सक्सेस आपकी आगे बढ़ने के लिए जो मोटिवेशन है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अक्सर लोग इतना वर्क कर चुके होते हैं, क्लाइंट्स, और इतना आगे जा चुके होते हैं, लेकिन वो इन चीज़ों को सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे होते कि मैंने तो इस चीज़ पे भी काबू पाया है, मैंने इस चीज़ में इम्प्रूव किया है। तो उनको फर्दर मोटिवेशन नहीं मिल रही होती। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो छोटी छोटी सक्सेसेस को देखें बार बार, वो उनको समझें कि पहले मैं किस सिचुएशन में था, वो माइंडफुल रहें, और अब मैं कहाँ तक पहुँच गया हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सपोर्ट नेटवर्क बिल्ड करना होता है। जब तन्हाई होती है तो थॉट्स होती हैं, नेगेटिव थॉट्स आ सकती हैं, स्ट्रेसेस हो सकते हैं। तो हमें हमारे पास कोई ऐसा शख्स होना चाहिए, जैसे कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान है कि सबसे गरीब शख्स वो है जिसका कोई दोस्त नहीं है। तो एक सपोर्ट नेटवर्क आपका होना चाहिए, फैमिली में से, फ्रेंड्स में से, कोई ऐसे लोग हों जो आपकी प्रॉब्लम्स को समझते हों। खासकर पैनिक अटैक से रिलेटेड, हम पैनिक अटैक्स की बात कर रहे हैं, तो उनसे रिलेटेड जो आपके प्रॉब्लम्स हैं उनको समझते हों। कोई सिबलिंग, कोई फ्रेंड जो आपको समझते हों, तो आप उनसे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, उनसे गाइडेंस लें। तो सपोर्ट नेटवर्क का होना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर जो क्लाइंट्स होते हैं वो एक हफ्ते बाद जब सेशन लेते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि आपने किसी से बात की है, किसी को सुना है या किसी को सुनाया है, तो नहीं, वो अकेले ही रहे होते हैं पूरा हफ्ता। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। यानी वो थेरेपिस्ट को ही इस तरह से समझ रहे हैं कि बस हम इनसे ही शेयर कर सकते हैं, जबकि कोई ऐसा फ्रेंड का होना बहुत जरूरी होता है लाइफ में। रेगुलर सेल्फ केयर, जितनी हम लाइफस्टाइल चेंजेस की बात कर चुके हैं उनको सामने रखते हुए अपनी स्लीप पे वर्क करना है, किस तरह इसकी इम्प्रूव करना है। डाइट कौन सी अच्छी है पैनिक के लिए। पैनिक के साथ अक्सर स्टोमक की प्रॉब्लम्स भी होते हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मुझे हर्ट कर जाती हैं। स्टोमक प्रॉब्लम्स की वजह से भी अक्सर पैनिक अटैक्स ट्रिगर हो जाते हैं। तो सेल्फ केयर में ये सारी चीजें आ रही होती हैं। फिर मेंटली, साइकोलॉजिकली किस तरह से सेल्फ केयर है कि खुद के साथ आपने कंपैशनेट रहना है, गिल्ट्स नहीं लेने, खुद के साथ एंग्री नहीं होना। फिर खुद को खुश रखने के लिए आप क्या कर रहे हैं, खुद को एंगेज रखने के लिए आप क्या कर रहे हैं, वो कौन सी हॉबीज हैं। क्या नेचर में टाइम स्पेंड करना, अगर वीकली बेसिस पे ना सी मंथली बेसिस पे फॉर एग्जांपल, क्या आप ये चीज आपको सुकून दे रही है, क्या आप जर्नलिंग करते हैं, क्या आप सेल्फ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं या जो सिचुएशंस हैं, क्या आपने उनको रिफ्लेक्ट किया है, क्या आपकी तवज्जो और फोकस उन पे है। ये सारी चीजें आपकी सेल्फ केयर में आ जाती है। अब कुछ बोनस टिप्स हैं। अब तक जितनी चीज़ों की हम बात कर चुके हैं, तो इसके अलावा यहाँ पर ये जो मॉड्यूल है ये बोनस टिप्स से रिलेटेड है कि इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं। तो एक बहुत ज़बरदस्त टेक्निक है 5 4 3 2 1। इस मेथड को यूज़ किया जाता है। ये ग्राउंडिंग टेक्निक है, यानी ये आपको फोकस रखती है प्रेजेंट में। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इन स्टेप्स पे वर्क करते हैं। 5 4 3 2 1 का क्या मीनिंग है कि आप 5 चीज़ों को देखें।
या फॉर एग्जांपल आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप एंजाइटी महसूस कर रहे हैं, और हो सकता है कि आप पैनिक अटैक की तरफ चले जाएंगे। कहीं पे भी आ सकता है ना पैनिक अटैक किसी वक्त भी। तो आप वहां पर जहां पर मौजूद है, आप कोई सी 5 चीजों को देखें, क्योंकि आपने प्रेजेंट में रहना है। तो 5 4 3 2 1 में 5 का मीनिंग है कि आपने 5 चीजों को देखना है। थोड़ी सी निगाह आपने 5 चीजों पर डालनी है। देन आपने 4 आवाजें सुननी है। 4 मीन्स के अलग अलग 4 साउंड्स आपने सुननी है वहां पर। चाहे परिंदों की चहचहाहट है, चाहे फैन की आवाज है, चाहे अजान हो रही है, कोई 4 आवाजें आपने माइंडफुली सुननी है। देन 3 चीजों को आपने टच करना है। कोई सी 3 चीजों को, आप अपने फोन को टच कर सकते हैं, आप अपने आप को टच कर सकते हैं। आपने उनको टच करना है और उन माइंडफुली कि उसका टेक्सचर कैसा है, उसका टेम्परेचर कैसा है। सोच सकते हैं कि ये किस चीज के लिए यूज होती है, ये चीज ये अल्लाह ने हमें क्यों दी है। तो माइंडफुली आपने 3 चीजों को टच करना। देन 2 स्मेल्स आपने आइडेंटिफाई करनी है। अच्छा, इसके लिए तो एक अलग से अरोमा थेरेपी भी होती है कि कुछ ऐसी फ्रेग्रेंसेस होती हैं जिनसे आप रिलैक्स फील करते हैं। एनजाइटी में वो बहुत हेल्पफुल होती है। खैर, यहाँ पर इस मेथड में आपने 2 चीज़ों को स्मेल करना है प्रेजेंट रहने के लिए, प्रेजेंट फोकस रहने के लिए। तो ये है 5 4 3 2 1 मेथड, कि इसमें आप इस तरह से प्रेजेंट रह रहे हो, तो इस तरह से ये ग्राउंडिंग टेक्निक है। और कोई एक चीज आपने टेस्ट करनी है। फॉर एग्जांपल आपके पास कैंडी है, या इस वक्त आपको कैसा टेस्ट फील हो रहा है अपने माउथ में, उसको नोटिस करना है माइंडफुली। तो ये चीज बहुत हेल्पफुल होती है, क्योंकि अक्सर प्रॉब्लम तब होता है जब हम अपनी सेंसेशंस पे ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं, घबराहट पे, कि दिल धड़क रहा है इतना तेज। तो ये जो 5 4 3 2 1 है, ये आपको प्रेजेंट में रखती है। आपका ध्यान कहाँ जाएगा? चीजों पर, आवाजों पर, किन चीजों को आप देख रही हैं, टच कर रहे हैं। अब आप वहां पर प्रेजेंट होंगे, उन चीजों को फील कर रहे होंगे। तो ये अपनी तमाम सेंसेस का यूज करते हुए, ये एक बहुत जबरदस्त टेक्निक है जो आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, हाल्ट योर अटैक। हाल्ट कहते हैं रोकने को, कि आप अपने पैनिक अटैक को रोक सकते हैं किस तरह से। यहाँ पर इसको एक एब्रीविएशन के तौर पर अब यूज किया जा रहा है। हाल्ट का वैसे मीनिंग होता है रोकना, और हाल्ट को एक एब्रीविएशन के तौर पे यूज किया जा रहा है। एज फॉर हंगर, आपको भूख लगी हुई है शायद, एनर्जी कम है, इस वजह से एंजाइटी फील हो रही है। ए फॉर एंगर, आपको गुस्सा महसूस हो रहा है किसी वजह से। एल फॉर लोनली, आप तन्हा हैं और थॉट्स आपके माइंड में रन कर रही हैं। टी फॉर टायर्ड, कि आप थके हुए हैं। इन चीजों की वजह से आप स्ट्रेसफुल हो सकते हैं। तो आपने इन इन चीजों पे वर्क करना है। ये ऐसी 4 फीलिंग्स हैं, हंग्री होना, एंग्री होना, लोनली या टायर्ड होना, ये ऐसी 4 फीलिंग्स हैं जो किसी भी शख्स को जब ये चीजें फील होंगी तो वो स्ट्रेस में आ सकते हैं। उन्हें एनजाइटी फील हो सकती है, वो पैनिक ही फील कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पैनिक डिसऑर्डर है, तो फिर तो ज्यादा इस पे आपने ध्यान करना है। ये चीजें अगर हैं, तो इनकी वजह से आपको पैनिक अटैक हो सकता है। तो आपने आपने खुद से क्वेश्चन करना है, क्या मुझे भूख लगी है, क्या मैंने कहीं खाना तो नहीं मिस कर दी, क्या मुझे गुस्सा फील हो रहा है। अक्सर लोगों को गुस्से में ही पैनिक अटैक आता है। कहीं थोड़ी सी फैमिली में थोड़ी सी कोई नोक झोंक हो जाती है, उन्हें गुस्सा आ जाता है, पैनिक अटैक हो जाता है। ये चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से भी आप अपने पैनिक अटैक्स को रोक सकते हैं, कि
इन चीजों पे फोकस करके, इन पे वर्क करके। और एक और इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है, ये जो स्ट्रेटेजी है, ये बाकी अब तक हम जितनी चीजें डिस्कस कर चुके हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, पीएमआर, उनसे ज्यादा ये वर्क कर रही होती है ये स्ट्रेटेजी। तो इस स्ट्रेटेजी को समझना जरूरी है कि पैनिक सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं। देखिए, ज्यादातर देखा गया कि वो पैनिक से रिलेटेड जो थॉट्स हैं और जो बॉडीली सेंसेशन है, उनसे घबरा रहे होते हैं, उनसे भागना चाह रहे होते हैं, वो उसको डेंजर समझ रहे होते हैं। इस चीज को हम देख चुके हैं ना। तो अब ये एक फाल्स अलार्म है, इसको समझना है कि ये असल खतरा नहीं है, बल्कि फाल्स अलार्म है। ये एक नेचुरल रिस्पॉन्स था जो बढ़ गया है। तो आप उससे लड़ने की कोशिश छोड़ दें। आपने लड़ना नहीं है उससे, बल्कि करना क्या है, आप उस फीलिंग को और ज्यादा स्ट्रांग बनाने की कोशिश करें। आप इस तरह से उससे फाइट कर रहे हैं कि पैनिक है तो पैनिक और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। कितनी आपको तकलीफ दे देगा पैनिक, कितना खौफ दे देगा, किस हद तक आपकी हार्ट बीट को तेज कर लेगा। आप उसको और स्ट्रांगर बनाएं और आप कोशिश करेंगे ये बहुत देर तक रहे। अगर आपको 10 मिनट्स तक रहता है, आप खुद से कोशिश करें कि वो आधा घंटे तक रहे। इस तरह से आप उसे जानबूझकर स्ट्रांग करने की कोशिश कर रहे हैं। जो चीज आपको डेंजरस लग रही है, ये चीज बहुत हद तक वर्क करती है। इसकी क्या वजह है, देखिए आप खुद सोचें, जब आपको नींद आ रही होती है, जब आप सोना चाह रहे होते हैं, अगर उस वक्त आप एक चीज स्टार्ट कर लें। जी मैं आपका क्वेश्चन लेता हूँ जस्ट। आप एक चीज स्टार्ट कर लें कि आप खुद जोर से सोने की कोशिश करें तो क्या होता है। जब आप सोने की कोशिश करें तो आप नहीं सो पाते हैं, ऐसा ही होता है ना। या कोई थॉट है, आप उस चीज के बारे में सोचें और फोर्सफुली उसे स्टॉप करने की कोशिश करें तो आप उसे स्टॉप नहीं कर पाते हैं। इसी तरह से जब आप पैनिक को और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे, या आप चाहेंगे कि और देर तक रहे, तो वो ऐसा नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे टॉलरेंस बिल्ड हो जाएगी। तो ये एक बहुत ज्यादा कामयाब स्ट्रेटेजी है पैनिक अटैक्स को उनका सामना करने के लिए। इस तरह से आपको पैनिक अटैक्स कम होने लग जाएंगे जब आप खुद वॉलेंटरली जानबूझ के आप उनका सामना करने की कोशिश कर रहे हो और उन्हें कह रहे हैं कि और जोर से आए और स्ट्रांगर होके आए। तो अब क्या होगा कि वो आपको इतना फील नहीं होंगे। ये सारी लर्निंग गेन करने के बाद जब आप इस स्ट्रेटजी को अपनाते हैं, तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। और एक और चीज है, एक्सेप्टेंस। यहाँ पर एक्सेप्टेंस से इस पे बेस्ड बहुत सी थेरेपीज हैं, इस पे बहुत वर्क हो चुका है। एक्सेप्टेंस बेस्ड थेरेपीज है, जिस तरह से एसीटी है, एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी। इसी तरह से डीबीटी है, डायलेक्टिकल बिहेवियरल थेरेपी, उसमें भी माइंडफुलनेस और एक्सेप्टेंस पे वर्क होता है। एक्सेप्टेंस क्या है, एक्सेप्टेंस क्यों इंपॉर्टेंट है? अक्सर देखा गया है कि जो पैनिक डिसऑर्डर है या पैनिक अटैक जब आता है, तो माइंड में क्वेश्चंस होते हैं, व्हाट इफ, अगर मैं मर गया तो क्या होगा, अगर मुझे चक्कर आ गया तो क्या होगा, अगर लोगों ने मजाक उड़ाया, ये सब क्या होगा, व्हाट इफ, ये क्वेश्चन माइंड में उस टाइम पे आ रहे होते हैं। तो अब ये इंपॉर्टेंट है कि आप ये सोचें कि अगर मैं कबूल कर लूं तो क्या होगा। एक्सेप्टेंस बहुत पावरफुल चीज है, एक्सेप्टेंस को समझना बहुत ज्यादा पावरफुल। किसी को भी नहीं पता होता कि आगे क्या होने जा रहा है। अल्लाह ताला ने जिंदगी को अनसर्टेन बनाया, किसी को भी अगले लम्हे का नहीं पता होता कि आगे क्या होने जा रहा है। अनसर्टेनिटी मौजूद है, अगर क्या ही भला हो कि हम उस अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट कर लें। अगर हम इस पैनिक अटैक को एक्सेप्ट कर लें कि ठीक है, ये पैनिक अटैक आया है, इट्स अ नॉर्मल रिएक्शन, हम उसको एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर लें, तो देखा गया है कि जो एक्सेप्टेंस बेस्ड थेरेपीज हैं, वो भी बहुत हेल्पफुल होती हैं पैनिक अटैक्स के लिए। दो ही चीजें हो सकती हैं ना, या तो हम उनको उनका सामना कर सकते हैं उनको एक्सेप्ट करके, या तो हम उनसे भागने की कोशिश कर सकते हैं। भागने की कोशिश तो डेली करके देख ली, उससे तो नुकसान ही हुआ है हमेशा। तो अगर हम उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ये चीज होती है, ये चीज आती है, तो आप इसको एक्सेप्ट करें
अपनी लाइफ को गुजारना सीखें। जिस तरह से आप फैमिली को टाइम देते हैं, आप वर्क करते हैं, जॉब कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं, आप उन्हीं चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं, इसको एक्सेप्ट करते हैं कि अब ये तो लाइफ का हिस्सा है, इसको फेस करना है, आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि आप हर वक्त उसके बारे में नहीं सोचते रहते। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा पावरफुल और हेल्पफुल होती है। अब हम देखते हैं एंड पे के एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं पैनिक डिसऑर्डर के बारे में। यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट्स की राय है। डॉक्टर जोनाथन हैं, इनके अकॉर्डिंग अगर आप पैनिक डिसऑर्डर को इफेक्टिवली ट्रीट करना चाहते हैं तो ये कुछ चीज़ों के कम्बिनेशन से होगा। एक तो आपको थेरेपी सीख करनी पड़ेगी, मेडिकेशन लेनी पड़ेगी, और सेल्फ केयर। ये जो चीज़ें हम सब डिस्कस कर चुके हैं। मेडिसिन की हम इसलिए बात नहीं करते हैं क्योंकि क्लिनिकल साइकोलॉजी लाइफ पैटर्न्स पे वर्क कर रही होती है, थॉट पैटर्न्स पे, इमोशंस को कैसे मैनेज करना है, इन पे वर्क कर रही होती है। हमारा मेडिसिन से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। और मेडिसिन भी जस्ट इन द स्टार्ट वर्क कर रही होती है कि जब आप किसी सिचुएशन को मैनेज करना चाहते हैं, कोई ऐसी सिचुएशन है कि बहुत डिस्टर्ब कर रही है लाइफ को, तो इन द स्टार्ट होती है। वो हैबिचुएशन के लिए नहीं होती कि आपने हमेशा लेती रहनी है मेडिसिन। वो कि सिवियर कंडीशंस होते हैं लाइक बाइपोलर डिसऑर्डर, जहाँ पर आपको बताया जाता है कि 2 साल तक आपने मेडिसिन छोड़नी नहीं है। तो पैनिक डिसऑर्डर में ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो थेरेपी है, सेल्फ केयर है। और इन द स्टार्ट अगर बहुत सिवियर कंडीशन है तो मेडिसिन भी हो सकती हैं। तो इन सब से आपको रिलीफ मिल सकता है और अपनी लाइफ पे कंट्रोल हासिल हो सकता है। डॉक्टर जोनाथन के अकॉर्डिंग, जो कि ओसीडी और एंजाइटी डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट के स्पेशलिस्ट। देन डॉक्टर एलिजाबेथ हैं, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं साइकेट्री की। इनके अकॉर्डिंग पैनिक डिसऑर्डर जो है वो फियर को मिटाने के लिए नहीं होता कि फियर को ख़त्म कर देना है, बल्कि फियर में हमने किस तरह से गुजरना है, फियर से हो के लाइफ कैसे गुजारनी है, अपने फियर को फेस करके रेजिलियंस कैसे हासिल करनी, कैसे स्ट्रांग बनना है। तो ये वो चैलेंजेस होते हैं जो हमें लाइफ देती है कि हमने किस तरह से स्ट्रांग बनना है, हमने कोपिंग स्किल्स कैसे सीखनी है, हम कैसे इनको फेस करेंगे। तो यही चीज़ हमें लेके जाती है सेल्फ डिस्कवरी तक, यानी हमारी खुद की पहचान के रास्ते में ये रुकावट होती हैं चीजें कि हमने किस तरह ग्रो करना है। तो इन जो खौफ है सब, इन पे कैसे काबू पाना है। तो पैनिक डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट एक्चुअली ये होता है। डॉक्टर मिशेल का क्या कहना है ये हम देखते हैं, प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी हैं। सबसे पहली बात वो बता रही हैं कि ये लाइफ थ्रेटनिंग बिल्कुल भी नहीं है, जिस तरह से हम समझ रहे हैं कि पागल कर देंगे पैनिक अटैक्स, मार देंगे, हार्ट अटैक दिला देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। तो हमने अब क्या करना है कि अपनी जो डिस्टॉर्टेड थॉट्स हैं उन पे वर्क करना है। और एक्सपोजर थेरेपी की भी बात कर रही हैं कि आपने आहिस्ता आहिस्ता उन सिचुएशंस को फेस करना है। तो इन चीज़ों के थ्रू आपका जो ब्रेन है वो रीवायर हो जाता है। देखिए ब्रेन ब्रेन जो है वो न्यूरॉन से बना हुआ है, वहाँ पे वायरिंग हुई हुई है। देर आर बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स। तो जो चीज़ें हम हैबिट बनाते हैं, जिस तरह से हम लाइफ स्टाइल को चेंज करते हैं, उस तरह से हमारी लाइफ बनती जाती है। तो इस तरह से चलने, इस तरह इन लाइफ स्टाइल्स के थ्रू हम अपने ब्रेन की रीवायरिंग कर सकते हैं, हम किस तरह से एक सेफ और पुरसुकून जिंदगी गुजार सकें। डॉक्टर शेरी को ये कहना है कि क्लाइंट्स को ये सिखाना होता है, पेशेंट्स को ये सिखाना होता है कि किस तरह से एनजाइटी की वेव में से होके गुजर जाना है, किस तरह से एनजाइटी को जीना है, किस तरह से उसको फेस करना है। उसके अगेंस्ट फाइट नहीं करना, कोशिश नहीं करनी कि ये कोई मुश्किल चीज़ है, बल्कि उसमें से होकर गुजरना सीखना है। अपनी ये एक्सेप्टेंस की बात करें कि अपनी सेंसेशंस को एक्सेप्ट करना है और अपने फियर के साथ एक नए किस्म का रिलेशनशिप बनाना है अपनी थॉट्स और बिलीव्स के थ्रू। तो इस तरह से हमें लाइफ में फ्रीडम मिल सकता है। हम जो बात करें ना कि कंट्रोल नहीं फील होता लाइफ का, तो जब हम ये सारी चीज़ें करते हैं तो हमें लाइफ में कंट्रोल फील हो सकता है, सेंस ऑफ कंट्रोल और फ्रीडम मिल सकता है।
डॉक्टर तमार के अकॉर्डिंग थेरेपी इंडिविजुअल जो पैनिक डिसऑर्डर के इंडिविजुअल्स हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी देती है कि वो अपनी लाइफ को, अपनी स्टोरी को खुद लिख सकें, वो अपने थेरेपिस्ट खुद बन जाएं, वो तमाम वो स्किल्स सीखें और अपने थेरेपिस्ट खुद बन जाए, वो अपनी स्टोरी खुद लिखे। किस तरह से फियर में थी उनकी लाइफ और किस तरह से अब वो एक बाहिम्मत जिंदगी गुजारने लगे, किस तरह से वो ग्रो करने लगे, किस तरह से उन्होंने ताकत हासिल की है। तो थेरेपी का पर्पज ये होता है। देन हमने स्टार्ट में बात की थी कि पैनिक डिसऑर्डर में जो पैनिक अटैक्स हैं वो लग तो हमें पैनिक अटैक्स रहे हैं, हमने पढ़ा है कि ये पैनिक अटैक्स हैं, उनको नाम डीएसएम ने और अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन एपीए ने उनको नाम पैनिक अटैक्स का दे दिया है क्योंकि वो अटैक्स जैसे लग रहे होते हैं, लेकिन वो रियल में अटैक नहीं होते हैं। अगर साइंटिफिकली देखा जाए, एक्चुअली देखा जाए, लॉजिकली देखा जाए, तो वो एक नॉर्मल रिस्पॉन्स होते हैं, वो अटैक नहीं है। तो उसको फिर हम क्या नाम दे सकते हैं? ये एक मासूम सी ओवर प्रोटेक्टिव मिस्टेक है। पैनिक अटैक नहीं है, बल्कि ये हमें ज्यादा मोहतात रखने वाली एक मिस्टेक है, एक फॉल्स अलार्म है। एक्चुअल में ये अटैक नहीं है। यहाँ पे हमारा ये कोर्स एंड होता है और अब हम आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। What to do if the person is so deep in the state that they are unable to comprehend these signs? I think आपने कल भी इसी तरह का एक क्वेश्चन किया था। देखिए ना, वो पर्सन कौन है? क्लाइंट है, अगर फॉर एग्जांपल आपका क्लाइंट है, तो ये कोर्स किस लिए था? हमने उनको सिम्टम्स बताए हैं, कैसे कंप्रीहेंड करेगा वो इन चीज़ों को? अच्छा, आप इन पॉइंट्स की बात कर रही हैं या सिम्टम्स की बात कर रही हैं? किस चीज़ों को कंप्रीहेंड नहीं कर रहा? यानी वो इस स्टेट को पैनिक अटैक नहीं तस्लीम कर रहा, या वो इन चीज़ों को नहीं मानता कि ये जो चीज़ें हैं उनको नहीं समझ पा रहा, जो टेक्निक्स बताई जा रही हैं। अच्छा, वो जो 4-3 मेरे ख्याल से 5-4-3-2-1 वाली एक्सरसाइज है, आप उसकी बात कर रही हैं, उस टेक्निक की आप बात कर रही हैं, राइट? हाँ हाँ, ओके। तो ये उस सिचुएशन में तो ऐसा नहीं करना। वो तो जो हमने साइकिल देखा है ना पैनिक का, वो तो पैनिक अटैक तक पहुंच चुका है शख्स, उस वक्त तो वो पहुंच चुका है। ये हमने स्टार्ट में करना है, जब एनजाइटी होती है, स्टार्ट होती है, जब वो ऐसी सिचुएशन आना स्टार्ट होती है, उस वक्त हमने करना है। तो इस चीज को भी हम लाइफ का हिस्सा बना सकते हैं ना, माइंडफुल रह के। हम डेली क्यों माइंडफुल नहीं रहते? हम हर वक्त माइंडफुल क्यों नहीं रहते? हम हर वक्त ये क्यों नहीं महसूस करते कि जो हमारे इर्द गिर्द चीजें हैं, जो चीजें हम टेस्ट कर रहे हैं, जिन चीजों को हम टच करते हैं, जिन लोगों से हम मिलते हैं, हम क्या बात करते हैं, हम क्या सोचते हैं, हम इतना माइंडफुल पहले से जब रहते होंगे, तो ये एक लाइफ स्टाइल है। माइंडफुलनेस इज अ स्किल, इट इज अ लाइफ स्टाइल। तो ये जो ग्राउंडिंग टेक्निक है, ये एक्चुअली इसलिए है, इसको अपने लाइफ स्किल के तौर पे लेना होता है। अगर आप इसको जस्ट उस वक्त के लिए ले रहे हैं कि उस वक्त इसको अप्लाई करना है, तो जब पैनिक अटैक हो चुका है, तो ये उस वक्त के लिए ये नहीं है। उस वक्त के लिए फिर वो दूसरी टेक्निक है जिसमें आप खुद को फोर्स करते हैं कि हो ये पैनिक अटैक और स्ट्रांग हो। जब अगर हो चुका है ना, उस वक्त फिर उससे डरना सही नहीं। लेकिन ये भी आपकी बिलीफ सिस्टम में जब होगा तभी आप कर पाएंगे, जब आप पहले इस पे वर्क कर चुके हैं, इन रिटर्न भी आप वर्क कर चुके हैं, आप अपनी थेरेपी गोल्स बना चुके हैं। तो इसमें सक्सेस हासिल करने के लिए, इस चीज तक पहुंचने के लिए, इन चीजों को अपने अपने लाइफ स्टाइल में शामिल करना है, अपने रूटीन का हिस्सा बनाना है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। हार्ट मेथड यही है ना कि आपको जो ट्रिगर्स हो सकते हैं उनका इल्म होना चाहिए। आपने ऐसा तो कहीं नहीं है कि आप अगर हंग्री हैं तो आपने सिर्फ पैनिक के लिए उसका ख्याल रखना है, या अगर एंग्री हैं
ये वैसे भी आपके रिलेशनशिप्स को खराब कर सकता है, एंगर। ये हंगरी रहना वैसे भी आपकी एनर्जी लेवल्स को डाउन कर सकता है। तो ये चीजें तो वैसे भी आपके लाइफस्टाइल का हिस्सा होती हैं, लेकिन पैनिक डिसऑर्डर वालों के लिए ज्यादा इन पे फोकस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये चीजें प्रॉब्लम का हिस्सा हो सकती हैं, ट्रिगर्स हो सकते हैं। तो जब वो अपने ट्रिगर्स को पहचानते होंगे, उनको वजह पता होगी, तो वो उस पर वर्क कर सकेंगे इजीली। यस प्लीज। जिनके जो क्वेश्चंस हैं आप वॉइस पे या चैट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। और ये 3 मिनट के बाद शायद ये मीटिंग एंड होगी, हम अगेन इसको ज्वाइन कर लेंगे। बट आर सोशल ट्रिगर्स ऑफ पैनिक, अगर किसी को पैनिक अटैक हो चुका है, वो क्लिनिक में आता है, तो अल्प्राजोलैम के अलावा क्या कर सकता है? अच्छा, मेडिसिन की बात कर रहे हैं, सोशल ट्रिगर्स। डॉक्टर इसरार अहमद। देखिए, आप तो मेडिसिन की बात कर रहे हैं ना आप, फॉर सोशल नहीं सर, मैं एंजाइटी। ये पूछना चाह रहा हूँ कि हम क्या मेडिसिन कर के सकते अलावा हैं? क्या कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं जी, ठीक है। तो यही बात है ना कि मेडिसिन जो है वो तो फॉरन रिलीफ के लिए होती है। अब हम जितनी बात कर रहे हैं यहाँ जी पर, वो स्किल स्किल बिल्डिंग की बात कर रहे हैं ना। अब उस वक्त उसको हो चुका है। जी अब तो हम फॉर एग्जांपल उस जी सिचुएशन में उसे पैनिक से फौरन निकालने के लिए तो कुछ नहीं कर, हम तो उसके लाइफ स्टाइल पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है ना, आप उसको थेरेपी में लेके आते हैं या उसकी फैमिली थेरेपी देते हैं हमको। इससे आप बताते हैं कि ये क्या है, पैनिक डिसऑर्डर क्या है, उसके सिम्टम्स क्या हैं, रियल में ये क्या है, इसकी बायोलॉजी क्या है, फिर बिलीफ सिस्टम क्या है। यानी थेरेपी इस तरह से वर्क करती है ना कि उनके बिलीफ पैटर्न्स को, थॉट्स को चेंज करना। ये सारी चीज जब आप उन्हें बताते हैं कि आप जब आप उनसे पूछेंगे उन्होंने क्या सोचा था, तो जाहिर बात है वो पैनिक अटैक उन्हें क्यों आया है, क्योंकि उन्होंने खौफनाक सिचुएशन समझी थी। उनके बिलीफ में, उनकी थिंकिंग पैटर्न्स में कोई ऐसी चीज थी कि, हालांकि सोशल एंजाइटी तो कुछ नहीं है, लोगों के हाथों में कुछ छुरियां तो नहीं है ना, कोई सब पिस्टल्स लेके घूम रहे हैं। तो उन्हें भी समझ आएगी कि वाकई ये एक इलॉजिकल फियर है, ये दुरुस्त फियर नहीं है। यहाँ से फिर हम कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ आते हैं, उनके थॉट्स पे वर्क करते हैं, उनको टास्क दिए जाते हैं, होमवर्क दिए जाते हैं। मैं आपसे इंशाल्लाह वर्कशीट शेयर करूंगा कि किस तरह से इन थॉट्स पे वर्क करते हैं। तो कोई तो ऐसी थॉट थी जो उनको सोशल फोबिया की वजह से या सोशल एंजाइटी की वजह से उनको पैनिक अटैक हुआ है। तो कोई तो वहां पर थॉट पैटर्न, बिलीफ पैटर्न तो लाजमी मौजूद होगा ना। तो हम उन चीज़ों पे वर्क कर रहे हैं, फिर हम ये स्किल्स उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए सिखा रहे होते हैं कि किस तरह से इस पे वर्क करते हैं। अब फौरी तौर पर हम डीप ब्रीदिंग करवा सकते हैं, हेल्पफुल हो सकती है। EMR करवा सकते हैं, करवाते भी हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इन चीज़ों पे वर्क करते हैं कि जब इस सिचुएशन में आपके पास क्लिनिक में वो आया है पेशेंट, तो हम इन चीज़ों पे वर्क कर रहे होते हैं।